हाँ जी, करें स्टार्ट। क्या पढ़ा था आर्टिकल में? क्या क्या पढ़ लिया था आर्टिकल में? हर टॉपिक में ना ऐसे नोट्स जरूर बना लिया करो कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट था। फिर मज़ा आता है। फिर मज़ा ऐसे आता है कि मान लो आपने कॉन्सेप्ट लिख लिए, भाई आर्टिकल में मैंने ये 18 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। फिर आप आर्टिकल की शीट लगाने लग गए, बुक से प्रैक्टिस करने लग गए। आर्टिकल का एरर था और आपको एरर नहीं मिला। फिर आपने देखा यार ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरी शीट में कौन से नंबर का है, तो आपने देखा मेरे पास 12वें नंबर पे। फिर उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक अच्छा तरीका ये है उस बच्चे के लिए जिसको एरर नहीं मिलते, वो हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट जरूर लिख ले। टॉपिक खत्म होने के बाद पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक पेज पे सारे आ जाएंगे। फिर जब एरर निकालो, फिर देखो कि भाई मेरे को आर्टिकल के कौन से वाले एरर नहीं मिल रहे, कौन से एरर है जो मेरे को हमेशा मिल जाते हैं। और कई बार फ्री होते हैं आपा, मान लो बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो अपने फ़ोन में उस पेज की फ़ोटो खींच लो और फिर एकदम स्टार्टिंग से रिवाइज करने लग जाओ। यार आर्टिकल का पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, सातवां कॉन्सेप्ट ये था, आठवां कॉन्सेप्ट ये था, यही सारे मेन कॉन्सेप्ट थे। फिर आपको एकदम जल्दी से क्या मिल जाते हैं, एरर मिल जाते हैं। तो हमने ना आर्टिकल अच्छे से पढ़ा, काफ़ी सारी चीज़ें आपा ने पढ़ ली। एक बार फटाफट मैं रिवाइज करवाता हूँ, जिसको जो डाउट हो वो ऐसे हैंड रेज कर लेगा और उसका डाउट आपा क्लियर कर देंगे। जैसे एक सिंपल सी बात आपा ने पढ़ी थी कि हम आर्टिकल का यूज़ क्यों करते हैं, तो मैंने आपको कहा था आर्टिकल यूज़ किया जाता है नाउन को क्या करने के लिए, डिटरमाइन या फिर आइडेंटिफाई। आपा ने पढ़ लिया था कि आर्टिकल पार्ट है किसका, डिटरमाइनर का ही पार्ट है। और नाउन के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फिर आपने ये बात पढ़ी कि यार आर्टिकल को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तरफ डेफिनेट, एक तरफ इनडेफिनेट। ये भागों में इसलिए बांटा ताकि सेंस थोड़ी सी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो डेफिनेट मतलब डिफाइंड, यानी जब नाउन के बारे में स्पीकर के पास भी जानकारी है और नाउन के बारे में लिसनर के पास भी जानकारी है, तो नाउन कैसा है अपना, डेफिनेट। और डेफिनेट है तो उसके साथ आर्टिकल भी कौन सा, डेफिनेट, यानी कि दा इज वीकर फॉर्म ऑफ दैट। फिर आपने पढ़ा इनडेफिनेट मतलब या तो स्पीकर को नहीं मालूम, या फिर किसको नहीं मालूम, लिसनर को नहीं मालूम, या फिर दोनों को ही नहीं मालूम। तो जब किसी एक को भी ना पता हो तो नाउन कैसा, इनडेफिनेट। जब नाउन इनडेफिनेट तो फिर आर्टिकल भी कैसे, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में पढ़े ए और एन। आपने पढ़ा ए का यूज कौन सी साउंड पे, वोवल पे, क्या ए का यूज कॉन्सोनेंट और एन का यूज वोवल साउंड पे। साउंड के अकॉर्डिंग है वो, कॉन्सोनेंट वोवल देखना नहीं है, किसके अकॉर्डिंग चलना है अपने को, साउंड के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि मैंने बताया था लैंग्वेज में ना लेटर्स कितने हैं, 26। सोचना पड़ रहा है नलायकों, लेटर्स कितने हैं 26 और साउंड्स कितनी है 44। तो 18 का गैप है, तो दो तीन लेटर मिलके कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये 18 तो पूरी करनी पड़ेंगी, इसीलिए क्या पढ़नी पड़ती है अपने को, साउंड पढ़नी पड़ जाती है। ये रीज़न होता है, ज़्यादा डेप्थ में हमें जाने की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं। फिर आपने एक वर्ड और पढ़ा, मैंने आपको सिखाया था जनरल और पर्टिकुलर। मैंने सिखाया था जनरल मतलब जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, एनी, रैंडम, ए बी सी। और पर्टिकुलर मतलब जब एक क्या चीज है, फिक्स है, एक पर्टिकुलर केस की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। ये बात आपने पढ़ी। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए जिसमें मैंने ये समझाया था आपको कि अगर आर्टिकल चेंज हो रहा है तो सेंटेंस की क्या चेंज हो रही है, सेंस चेंज हो रही है। सेंटेंस आपका सही या गलत नहीं होता, सेंटेंस आपका फिर भी सही रहता है। भाई ए एन हटा के अगर मान लो दा लगा दिया, सेंटेंस फिर भी सही है, लेकिन हर टाइम मीनिंग क्या कन्वे करेगा, अलग। ऑप्शन से आपने क्वेश्चंस करे थे ना, ए भी आ सकता था, दा भी आ सकता था, तो आपने क्या चूज कर लिया था, बोथ वाले ऑप्शन पे चले गए थे। हमने ये सारी बातें पढ़ी। फिर आपने एक सिंपल साधारण सी बात पढ़ी, मेरे वाला है भाई। फिर अपन एक सिंपल साधारण सी बात पढ़ी, बेसिक सी बात थी। वो बात ये पढ़ी आपने, क्या थी बात, फ्लो तोड़ दिया नालायक ने। हमने एक सिंपल सी ये बात पढ़ी कि कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में कभी भी विदाउट आर्टिकल नहीं आता। उसका रीजन है कि नाउन कभी कभी वर्ब का काम कर जाएगा। भाई वर्ड एक है लेकिन सेंटेंस में हो सकता है एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तो हमें ना हमारे रीडर को या लिसनर को बताना पड़ेगा कि दिस वर्ड इज यूज्ड हियर एज ए नाउन, इसीलिए उसके सामने आर्टिकल लगाओ। अगर प्लूरल फॉर्म है तो यार पीछे एस सी एस लगा ही रखा है, प्लूरल फॉर्म में तो अपने आप ही क्लियर हो गया कि वो नाउन है। फिर आपने एक बात और पढ़ी, कई बार हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं पूरी कैटेगरी दिखाने के लिए, और जब पूरी कैटेगरी दिखानी होती है तो फिर आप उसके साथ क्या आर्टिकल लगाते हो,
द आर्टिकल। अपन ने पढ़ा था ना, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड लिविंग एनिमल। ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली। फिर अपन ने पढ़ा यार, लेकिन अगर कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म पूरी कैटेगरी दिखा रहा हो, किसकी, मैन की, वुमेन की या फिर गॉड की, तो आर्टिकल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अपन ने पढ़ी थी एक सिंपल साधारण सी बात कि नाउन की दो टाइप बांट ली थी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर तुमने पढ़ा काउंटेबल की भी दो टाइप है, सिंगुलर और प्लूरल, अनकाउंटेबल ना सिंगुलर और ना प्लूरल। तो जो ना सिंगुलर ना प्लूरल, सिंगुलर नहीं है तो उसके साथ ए एन तो आ ही नहीं सकता, तो फिर उसके साथ क्या आ सकता है, दा आ सकता है। और भाई अगर काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो ए एन तो आ ही सकता है, दा भी आ सकता है। और प्लूरल है तो सिर्फ क्या आ सकता है, दा, यानी दा तो ठहरे ब्रह्मा जी, जिधर चाहे उधर प्रकट हो सकते हैं। ए एन के दो मीनिंग थे, पहला मीनिंग था वन, दूसरा मीनिंग था एनी, और दा का एक मीनिंग था क्या, दैट, और ये वीकर फॉर्म्स थी। फिर आपने ने एक सिंपल साधारण बात और पढ़ी कि नाउन के ना टुकड़े किए गए, नाउन के टुकड़े किए गए तो नाउन की 5 टाइप निकल के आ रही थी। पहली टाइप क्या निकल के आ रही थी, कॉमन नाउन। क्या टाइप थी, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो वाला नाउन था जिसने कोई ना कोई चीज कॉमन शेयर कर रखी थी, शर्ट, पेंसिल, पेन, पेपर, बुक, चेयर, टेबल, ये सारे कैसे हैं, कॉमन है। मैंने बोला टेबल तो आपके दिमाग में आ गया कि भाई ऐसे कोई सामान रखने की चीज होगी। मैंने बोला शर्ट तो भी एक स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया, तो ये सारे कॉमन नाउन थे। तो भाई साहब कॉमन नाउन की सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है, तो कॉमन नाउन के साथ ए एन दा कोई सा मर्जी आ जाए, कोई भड़क नहीं लेनी। फिर आपने पढ़ा प्रॉपर नाउन। कौन सा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्टिकुलर नाम है ये किसी का। क्या है, ये किसी का पर्टिकुलर नाम है। तो यार जब ये पर्टिकुलर नाम है ना, तो इसके साथ में द आर्टिकल नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि द क्यों आता है, डेफिनेट करने के लिए, लेकिन जे तुमने नाम ले दिया तो चीज अपने आप ही क्या हो गई, डेफिनेट। प्रॉपर नाउन ना सिंगुलर होता ना प्लूरल होता, तो भाई साहब सिंगुलर प्लूरल नहीं होता तो ए एन तो उसके साथ में आने की संभावना ही नहीं बनती। फिर तुमने एक बात और पढ़ी कि यार कई बार प्रॉपर नाउन काम कर जाता है, किसका, कॉमन नाउन का। कई बार प्रॉपर नाउन क्या कर जाता है, कॉमन नाउन का काम कर जाता है। जब कभी प्रॉपर कॉमन का काम करे तो कॉमन के साथ तो आर्टिकल आ सकता है। फिर अपन ने एक बात पढ़ी कि यार अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन गया तो उसके साथ दोनों आर्टिकल आ सकते हैं, ए एन भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। ए एन उस कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है जब आप सेंस दे रहे हैं एनी की। एक क्वेश्चन आया था ना, ये विकास इज लुकिंग फॉर यू, कोई विकास तुम्हें ढूंढ रहा है, एनी की सेंस देनी हो तो फिर ए एन आ सकता है। समझ जाना, अब ये विकास कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। फिर अपन ने एक बात और पढ़ी, कई बार हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं उसकी क्या बताने के लिए, क्वालिटीज। उसकी क्या यूज करने के लिए, क्वालिटी। मैंने बोला माइकल जैक्सन एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन माइकल जैक्सन के अंदर क्या क्वालिटी थी, डांसिंग की। तो हम माइकल जैक्सन का नाम लेके माइकल जैक्सन की पर्सनल लाइफ पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं उसकी एक प्रोफेशनल लाइफ डांसिंग की, जिसके लिए वो जाना जाता था। तो समटाइम्स वी यूज प्रॉपर नाउन टू डिनोट ए कॉमन क्वालिटी। तो जब ऐसा कॉन्टेक्स्ट हो तब भी आर्टिकल आएगा, तब दोनों आर्टिकल आ सकते हैं, ए एन भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। ए एन तब आता है जब आपने कंपैरिजन कर दिया और पीछे आपने प्रेपोजिशन लगा के कोई नाउन नहीं डाला, यानी आपने वेयर का आंसर नहीं दिया, तो ए एन लगा दो। मैंने बोला ही इज माइकल जैक्सन, तो पता नहीं कहाँ का माइकल जैक्सन है, गली का, मोहल्ले का, घर का, हिसार का, हरियाणा का, इंडिया का, नहीं पता अपने को। तो मैंने सिंपल बोला ही इज ए माइकल जैक्सन, क्योंकि ही इज माइकल जैक्सन कहना गलत था, उसका तो मीनिंग ही इज इक्वल टू माइकल जैक्सन। लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूं माइकल जैक्सन की क्वालिटी किसके अंदर है, ही के अंदर, तो मैंने यूज किया ही इज ए माइकल जैक्सन। लेकिन मैंने प्रेपोजिशन डाली ही इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, अब पता लग गया कहां का है, इंडिया का। यानी थोड़ी सी जानकारी आपने उस बंदे के बारे में दे दी, तो अब जनरल ना रह के अब क्या हो गया है, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। तो क्या लगा दो, दा लगा दो, ही इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, ऐसे यूज किया जाता है। फिर अपन ने एक साधारण सी बात ये पढ़ी, कॉमन नाउन पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, फिर तुमने पढ़ा था कौन सा, कलेक्टिव नाउन। तो मैंने कहा था जैसे ग्रुप है, जैसे टीम है, क्लास है, ए एन आ भी सकता है या ना भी आए, दा आ सकता है या फिर दा ना आए। अगले नाउन जो पढ़े ना आपने, एक आपने पढ़ा मटेरियल और एक आपने क्या पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लास्टिक, है ना, ये सारे मटेरियल थे, पेट्रोल हो गया, शुगर होगी। और एब्स्ट्रैक्ट में
हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, ट्रस्ट, बिलीफ, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट थे। तो जब यार इनको गिने ही नहीं सकते तो ये दोनों के दोनों जैसे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो अनकाउंटेबल के साथ ए एन तो पक्का नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ना सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करती और ना ही उसकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करती। ये बातें भी जान ली। लेकिन मैंने कहा था दा आमतौर पे नहीं आता, लेकिन जे पड़गी जुर्त दा लाने की तो दा लाया जा सकता है। पढ़ ली थी सारी बातें। फिर मैं एक बात और सिखाई थी, मैंने कहा था कि एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है, जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती है, इन द सेम वे एडजेक्टिव्स की क्या होती है, डिग्रीज होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों आपने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपने पढ़ा था कि सुपरलेटिव के साथ में हमेशा द आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब आपने बता दिया शी इज द बेस्ट डांसर इन दिस क्लास, तो आपने उसको भीड़ से क्या कर दिया, अलग कर दिया। जैसे ही वो भीड़ से अलग होगी तो वो डेफिनेट होगी, जनरल ना रह के क्या बन गई, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर बनते क्या आ गया, दा। फिर मैं एक बात और बताई थी, पॉजिटिव डिग्री के साथ दा आ गया, सुपरलेटिव के साथ आ गया। फिर मैंने कहा था कंपैरेटिव के साथ में भी दा आ सकता है। कब आता है? कब आता है? रिलेटिव कंपैरिजन में। वो पुराने दिनों में किशोर कुमार का गाना आया करता था, जितना तुम मुझे भूलना चाहोगे उतना ही मैं तुम्हें याद आऊंगा। जितना भूलोगे उतना क्या आऊंगा, याद आऊंगा। पहाड़ के ऊपर जितना चढ़ोगे उतनी ऑक्सीजन की लेवल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आदमी जितना कमाता है उतना ही उसका क्या बढ़ता जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है। आदमी के पास जितना पैसा आता है, जितना उसका कद बढ़ता है, वैसे वो साथ ही साथ लेस सोशल होता जाता है। जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी से वो अलग होता जाता है। तो ये सारे कैसे कंपेरिजन्स है, रिलेटिव कंपेरिजन्स है। कई बार आप क्या करते हैं यार, आप कंपैरेटिव डिग्री से ही सुपरलेटिव डिग्री का काम करवा लेते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से ही सुपरलेटिव डिग्री का काम करवा लेते हैं। तो यार दो ही थी और तुमने कंपैरेटिव से सुपरलेटिव का काम करवा लिया, क्या अब वो नाउन पर्टिकुलर हुआ क्या? यस सर। तो अब भी उसके साथ क्या आ सकता है, दा आ सकता है। लिखना दो एग्जांपल जल्दी से एक बारी। शी इज the taller of, she is the taller of two sisters. She is the taller of two sisters. इसका मीनिंग दो बहनें हैं, एक तो शी है और एक उसकी बहन है। और हमने बताया कि जो शी है ना वो अपनी बहन से क्या है, टॉलर है। कंपैरेटिव डिग्री लगाता तो मैं देन लगाता, मैंने देन नहीं लगाया, मैंने टॉलर का यूज किया, मैंने देन ना लगा के दा लगा लिया। यानी मैं कंपैरेटिव डिग्री से किसका काम करवा रहा हूं, सुपरलेटिव डिग्री का। यह भी जमा सही है, नो एरर। लिख लेना इसकी एक्सप्लेनेशन में कि कंपैरेटिव के साथ में दा आ गया, कंपैरेटिव ने सुपरलेटिव का काम कर दिया। दो के केस में तो कर सकता है, क्योंकि कंपैरिजन कितनों में होता है, दो में। वन वर्सेस अदर का ही तो केस बनता है। तो कंपैरेटिव के साथ में दा आ गया, क्योंकि यहां हम कंपैरेटिव से किसका काम करवा रहे हैं, सुपरलेटिव वाला। बता दिया ना यार, टोटल दो लड़कियां हैं, एक शी है एक उसकी बहन है, और आपने बोला शी लंबी है अपनी बहन से, तो सेंटेंस जमा सही है। बच्चा क्या करता है, शी इज द टॉलर ऑफ टू सिस्टर्स, देखते ही कहता है टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, दा नहीं आना चाहिए, दा को हटा दो। लेकिन दा आएगा, क्यों आएगा, कंपैरेटिव कैसा काम कर रही है, सुपरलेटिव। मैंने देन नहीं लगाया, अगर मैं देन लगाता तो मैं इसको कंपैरेटिव डिग्री कंसीडर करता। मैं इसको कैसे लेके चल पड़ा, सुपरलेटिव डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में ले चला, है ना। लिखना है ऐसा ही। एक और एग्जांपल लिखते हैं। यू आर द ब्रेवर ऑफ, यू आर द ब्रेवर ऑफ द टू ऑफिसर्स, यू आर द ब्रेवर ऑफ द टू ऑफिसर्स। अब पता है कि जो यू है वो भी क्या है, एक ऑफिसर है, और एक ऑफिसर और है। जो सामने खड़ा है स्पीकर, वो कह रहा है कि भाई तू इससे तो ठीक ठाक है, तू इससे तो ज्यादा ही बहादुर है। होना तो कंपैरिजन चाहिए था, या तो मैं कंपैरेटिव डिग्री बना लेता, यू आर ब्रेवर देन दिस ऑफिसर, या तो मैं ऐसा लिख देता, या फिर मेरे ही लिखने का एक अलग स्टाइल है कि मैंने कंपैरेटिव को कैसे यूज किया, सुपरलेटिव। यू को अलग कर दिया दूसरे वाले से, तो मैंने उसके सामने क्या चिपका दिया, दा चिपका दिया।
बात समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। आसान आसान सरल सरल सी बातें हैं यार। आ जाओ, अब दो चार बातें सीखते हैं। यहां तक की राम कथा आपा पिछली क्लास में पढ़ाए थे, अब आपा आगे की बातें सीखते हैं। आज लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ही जाएंगे, एक आधा ही कॉन्सेप्ट बचा है, पिछली क्लास में ही सारा कुछ हो गया था। बच्चों एक सिंपल साधारण सी बात मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, एक नाउन है, कोमा लगा रखा है, एक नाउन है, फिर कोई कोमा लगा रखा है, फिर से कोई नाउन है, और फिर एंड लगा के फिर से कोई क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया। और बात को समझो यार, आर्टिकल एक के साथ लगा रखा है। भाई साहब आपको एक सिंपल सी बात समझनी है, आर्टिकल क्यों आया? नाउन को आइडेंटिफाई करने, यानी कई सारे नाउन हैं कनेक्ट कर रखे हैं और आर्टिकल एक लगा रखा है, तो वास्तव में बंदा भी कितना है, एक ही है। जितने आर्टिकल उतने बंदे, जितने आर्टिकल उतने बंदे। तो यार तुम कंफ्यूज ऐसे मत हो ना, एक दो तीन चार ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई साहब एक आर्टिकल है, इसका मतलब पर्सन भी कितना है इस सेंटेंस में, एक ही है। तो जो ये वाला व्यक्ति है वही ये वाला है, वही ये वाला है, और वही ये वाला है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। यस। हम्म। तो एंड में ले लें आपा, 5-10 मिनट में ले लें, ले लेंगे, डाउट की टेंशन ना लो, डाउट ले लेंगे। एक बार ये पढ़ लेते हैं। एक बार आर्टिकल चार नाउन से आपने जोड़ दिया ना भाई, तो चार नाउन है और एक आर्टिकल से जोड़ रखा है, तो समझ जाओ ये वाला एक ही व्यक्ति है, पर्सन एक है। तो भाई साहब जब पर्सन एक है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी ही आनी चाहिए। लो एग्जाम्पल लिखो। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम में कैसा एरर देगा। लिखो, द एक्टर कोमा सिंगर कोमा एंड द प्रोड्यूसर, द एक्टर कोमा सिंगर एंड द प्रोड्यूसर आर कमिंग। अगला लिखो, द एक्टर कोमा सिंगर एंड प्रोड्यूसर आर कमिंग। पहले वाले में एक ही बंदा है या एक से ज्यादा बंदे हैं? तुम्हें कैसे पता? दाग कितनी बार लगा दिया, 2 बार, यानी एक पता लग रहा है जो एक्टर है वो ही सिंगर है, क्योंकि एक्टर के सामने जो दा है उसके बाद नाउन किससे जोड़ रखा है, सिंगर से। तो पता लग गया एक्टर और सिंगर तो एक ही है। एक तो बंदा है जो एक्टर है, सिंगर है, और एक बंदा है जो क्या है, प्रोड्यूसर है। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल? सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल। 2 बंदे हैं, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। वर्ब क्या लगा रखी है तुमने, आर। सही है क्या? यस सर, नो एरर, नो एरर, जमा सही है। अगला पढ़ना एक बार, क्या लिखा है आपने, द एक्टर सिंगर एंड प्रोड्यूसर आर कमिंग। तो इसमें क्या दिक्कत है, बंदे कितने हैं? तो 2 बना देते हैं, द प्रोड्यूसर लगा देते हैं। हाँ तो सही कैसे करेंगे पेपर में, करेक्शन कैसे करेंगे, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। सेंस चेंज क्या था, द एक्टर आगे सिंगर एंड प्रोड्यूसर आगे। सही तो है यार, तुम ऐਵੇਂ ही मजे लेते हो, मेरे को तो ठीक सा ही लग रहा है। अच्छा मैंने देखा यार वर्ब कैसी है, यानी सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, लेकिन हमने सब्जेक्ट कैसा बना रखा है, सिंगुलर। एक तरीका ये है कि यहां दा लगा के सही कर लो, लेकिन एरर निकालते टाइम कैसे चलना है, लेफ्ट टू राइट। तो यार ये सही है, ये सही है, ये सही है, गड़बड़ कहां पे है, इसके साथ। जहां गड़बड़ हो वहीं पे करेक्शन कर दो, पीछे थोड़ी जाएंगे। हो गया सही। द एक्टर कॉमा सिंगर एंड प्रोड्यूसर इज कमिंग। हो गया।
आई बात समझ में? ठीक है, आसान है, ठीक है। लिखो, एक सेंटेंस और लिखो। हालांकि ये जो ऐसा कॉन्सेप्ट है, पक्का तुम लोग मेरा दिमाग चाट जाओगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन फिर भी एक बार समझते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। प्रिवेल्ड अपॉन, वैसे तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन कुछ एक थे क्या जिनके साथ आ जाता था, जैसे फेमस बिल्डिंग, जैसे किसी होली बुक का नाम, जैसे किसी न्यूज़पेपर का नाम, जैसे किसी फैमिली का नाम, या फिर किसी डायनेस्टी का नाम। पढ़े थे क्या ऐसे? पॉलिटिकल पार्टी का नाम। भाई अपन ने रिवाइज किया तो एक वो कॉन्सेप्ट रह गया, अब मैंने यहाँ दोबारा रिवाइज करवा दिया। तो कहता है एन ऑफिसर प्रिवेल्ड अपॉन ए फादर एंड ही अरेस्टेड हिज सन। अगला सेंटेंस लिखते हैं, हावी हो जाना, भारी पड़ना। प्रिवेल्ड अपॉन का मीनिंग है हावी होना, भारी पड़ना, किसी एक की ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाना किसी दूसरे से। सही है क्या? मेरे को दोनों सही सही लग रहे हैं। या कुछ झमेला लगता है आपको? सेकंड में क्या गलती है? एंड डेविल, क्यों? एक बंदे में एक से, अच्छा, तो ए का मीनिंग एक सेंस वन भी तो होती है। आई परचेज ए शर्ट, कितनी शर्ट खरीदी? एक शर्ट खरीदी। कईयों में से एक होता तो मैं ऐसा कहता आई परचेज वन ऑफ द शर्ट्स, तो तुम ऐसी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता, लेकिन मैंने तो सिंपल बोला आई परचेज ए शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी थी। हाँ जी, पहले वाले में कोई एरर? हाथ उठा लो। मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस में पूछा था एक बार, और मेरे हिसाब में सीडीएस में पूछा था, एसएससी ने तो शायद नहीं पूछा। पहले वाले को एक बार पढ़ते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो मैं सोचा आज टाइम है तो लो डिस्कस कर ही लेते हैं तुम्हारे साथ में। एन ऑफिसर प्रिवेल्ड अपॉन ए फादर एंड ही अरेस्टेड हिज सन। एक बात समझो, एक तो सन है और एक बात पता लग रही है, ही ने अरेस्ट कर लिया किसको? ही ने अरेस्ट कर लिया किसको? यहां कह रहा है हिज सन, अपने बेटे को, ऊपर फादर दे रहा है, यानी एक बात तो पता लग रही है, ये ए फादर कौन है? ही। और कह रहे हैं एक ऑफिसर भारी पड़ा एक पिता के ऊपर, और ही यानी फादर ने ही अरेस्ट कर लिया सन को। क्या मैं भी अरेस्ट कर सकता हूं क्या तुम में से किसी को? अच्छा, कैसे अरेस्ट कौन कर सकता है? पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी स्टाफ, एनआईए। आपा तो अरेस्ट नहीं कर सकते, आपा किसी को रोक के जरूर रख सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल अरेस्ट करना है किसी को, वो पावर किसके पास है? किसी गवर्नमेंट की बॉडी के पास, जो पुलिस वगैरह हो। तो मुझे पता लग गया, अगर ही अरेस्ट कर रहा है अपने सन को, क्या ही के पास एक अथॉरिटी है क्या अरेस्ट करने की? यस सर, तभी तो अरेस्ट कर रहा है। तो यहां से एक बात और कन्वे होती है कि जो ही है ना, वो दो रोल निभा रहा है अपनी जिंदगी के। एक रोल तो क्या है कि वो एक अफसर है, बड़ा अफसर है मान लिया, और एक रोल क्या है उसकी जिंदगी का कि वो एक पिता भी है। तो हो सकता है ही के लड़के ने कोई क्राइम किया, ही के सामने बात आई कि भाई साहब ये बात हुई है, तो एक तो था कि ही
धृतराष्ट्र की तरह पिता मोह में, पुत्र मोह में अंधा हो जाता और अपने बेटे को छोड़ देता। लेकिन ही ने किसको प्राथमिकता दी? अपनी ड्यूटी को। यहां पे एन ऑफिसर प्रिवेल्ड अपॉन ए फादर एंड ही अरेस्टेड हिज सन। पहले एक सिंपल थ्योरी समझो। टोटल बंदे कितने हैं? टोटल बंदे दो ही हैं, एक तो सन है और एक कौन है? जल्दी बोलो। टोटल बंदे कितने हैं? दो। एक तो सन है और एक कौन है? ही फादर है और ही ऑफिसर है। ही के सामने दो चॉइस है, या तो बेटे को छोड़ दे या बेटे को क्या कर ले? अरेस्ट कर ले। तो ही ने ना क्या चीज निभाई? पिता का प्यार या अपनी ड्यूटी? ही ने क्या चीज निभाई? पिता का प्यार या अपनी ड्यूटी? अपनी ड्यूटी। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहां मैं एक ऑफिसर की सेंस नहीं दे रहा। मेरा ऑफिसर लिखने से मीनिंग है कि व्यक्ति की जिम्मेवारी, उसकी ड्यूटी भारी पड़ी किसके मुकाबले? जो एक पिता का क्या होता है? अपने बच्चे के लिए लव। ऑफिसर कैसा नाउन है यार? ऑफिसर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। ड्यूटी को देख सकते हो क्या? यानी ड्यूटी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फादर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। लव को तो देख ही सकते हैं। लव कैसा नाउन है? मुझे एक बात बता दो, क्या कभी कभी प्रॉपर नाउन को कॉमन बना के उसकी क्वालिटीज का जिक्र किया करते थे क्या? यस सर। यानी नाउन के अंदर भाईचारा है, इधर से उधर चेंजिंग हो जाती है। तो यार जब प्रॉपर नाउन का यूज किया जाता है कॉमन बना के, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? क्वालिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। इन द सेम वे कई बार कॉमन नाउन का यूज कर लिया जाता है उससे बना हुआ क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने के लिए। उससे बना हुआ क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से देखना एक बार इस बात को, तसल्ली से इस बात को दोबारा से समझते हैं। अभी अपन ने लास्ट क्लास में ये बात समझी थी कि हमने एक फेमस व्यक्ति प्रॉपर नाउन यूज किया, और एवं नहीं मेरी तुम्हारी तरह एक फेमस व्यक्ति था, इसको क्या बनाया? कॉमन नाउन बनाया। और क्या चीज यूज की इसकी कॉमन नाउन बना के? बोलिए बोलिए। क्वालिटी। प्रॉपर को कॉमन बना के उसकी क्या यूज कर ली अपन ने भाई? क्वालिटी यूज कर ली। इन द सेम वे कई बार कॉमन से क्या रिप्रेजेंट करते हो आप? उसकी कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग। फ्रेंड है, फ्रेंड की क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंग होती है? फ्रेंडशिप। फ्रेंड की क्या बनती है चीज? फ्रेंडशिप, है ना? अच्छा, सोल्जर की क्या बनती है? सोल्जरशिप। ड्यूटी, लॉयल्टी फॉर हिज कंट्री, है ना? तो मैंने यही बात समझाने की कोशिश करी है। जब प्रॉपर नाउन की क्वालिटी, प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाया, क्वालिटीज के लिए यूज किया, तो अपन ने पढ़ा था यार उसके साथ में ए एन आर्टिकल भी लगता था, और उसके साथ में कौन सा आर्टिकल भी लगता था? दा। लगा था क्या? लगा था भाई साहब। लेकिन तुम मेरे को एक बात बता दो। कौन बताएगा? तुम। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए एन लग सकता है क्या? यस और नो? तो भाई साहब आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा ना। तो क्या लगा लेंगे? क्या लगा लेंगे? दा। अब लिखो कॉपी में स्टार बना के। एक बात समझते हैं, पहले ये बना लो फिर बात लिखते हैं। आप लिखें, बना लो पहले ये बढ़िया सी ड्राइंग बना लो, बढ़िया सी। लिख लिया? अब आप लिखो, अगर कभी कॉमन नाउन का यूज करके, अगर कभी कॉमन नाउन का यूज करके किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को डिनोट किया जाए, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट किया जाए, अगर कभी किसी कॉमन नाउन का यूज करके किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट किया जाए, तो द आर्टिकल आता है। तो द आर्टिकल आता है। और यार दा क्यों आता है? क्योंकि ए एन तो एब्स्ट्रैक्ट के साथ में वैसे भी नहीं आता।
तो फिर कोई ना कोई आर्टिकल तो लगाना ही पड़ा, तो फिर क्या लगा दिया आपने, द। यस और नो, यस सर। आ जाओ देखते हैं एक बारी, करूं पिछली स्लाइड एक बार दोबारा चलें। अब सेंटेंस दोबारा से पढ़ते हैं। अब मैंने सेंटेंस पढ़ा तो पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक बात आई, एन ऑफिसर प्रीवेल्ड अपॉन ए फादर। यार कॉमन नाउन जब होता जब दो बंदे होते, एक ऑफिसर भी होता और एक क्या होता, फादर भी होता। तो मुझे पता लगा कि यार यहां तो ऑफिसर भी वही है, फादर भी वही है, और कह रहा है कि ऑफिसर वाली जो क्वालिटीज थी ना वो भारी पड़ेगी किसके ऊपर, फादर वाली क्वालिटीज के ऊपर। तो मैंने देखा कॉमन नाउन का यूज किया गया क्या क्वालिटी बताने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट। ऑफिसर की क्वालिटी क्या बनाई, ड्यूटी। फादर की क्वालिटी क्या बना रखी थी, लव। तो आपको पता लगा कॉमन नाउन इज यूज्ड हियर टू डिनोट सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। तो भाई साहब ऑफिसर भारी पड़ा पिता के ऊपर और उसने खुद अपने बेटे को क्या लगा दी, हथकड़ी लगा दी। तो जब ऐसा यूज हो कॉमन का एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो भाई साहब कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के साथ ए एन तो आना नहीं, आर्टिकल कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। डिनोट कर रहे हो आपकी एक नाउन से दूसरी क्वालिटीज डिनोट कर रहे हो तो द का यूज कर लो। सीडीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा था उन्होंने मेंस के अंदर। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके एग्जाम में बैठना पड़ेगा। अब कोई नलायक ऐसे बैठ जाए फटाफट पढ़ने लग जाए, एन ऑफिसर ठीक है, ऑफिसर कॉमन नाउन है, सिंगुलर फॉर्म है, एन लगा रखा है, ए नहीं लगा रखा, ठीक है। ए फादर कॉमन नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में, आर्टिकल ए लगा रखा है, एंड ही अरेस्टेड हिज सन, ठीक है। लेकिन लॉजिक सोचना पड़ेगा कि भाई साहब सेंटेंस ने मीनिंग क्या कन्वे किया। आपके अकॉर्डिंग तो बंदे होने चाहिए थे चार, एक ऑफिसर, एक फादर, एक ही और एक हिज सन। लेकिन हमने पढ़ा तो हमें पता लगा कि ही ने अरेस्ट किया अपने सन को, ही ऑफिसर था, ही फादर था। ऑफिसर की क्वालिटीज आज भारी पड़ी, हावी पड़ी किसके ऊपर, फादर के ऊपर। यानी कॉमन नाउन का यूज किया है एब्स्ट्रैक्ट थिंग को डिनोट करने के लिए। तो फिर उसके साथ क्या आर्टिकल आ जाए, बोलो जल्दी से, दा। अगला बता दो फिर, सोच के बोलना। अगला बता दो, सोच के बताना। ए डेविल इन हिम अवोक एंड ही किल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड। उसके अंदर का एक क्या जाग गया, शैतान जाग गया। उसके अंदर का क्या जाग गया, एक शैतान जाग गया। और उसने किसको मार दिया, अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो एक बात समझ में आ रही है क्या, कि ये जो ही है ना ये किसी का फ्रेंड भी था और इसके अंदर थोड़ी सी बैड क्वालिटी भी थी, यानी डेविलनेस भी थी, बुराइयां भी थी। लेकिन जो शैतान की क्वालिटीज थी ना वो हावी हुई किसके ऊपर, दोस्ती वाली क्वालिटी के ऊपर। तो यार यहां कोई और डेविल था या ही डेविल था, ही डेविल था। तो फिर से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या कॉमन नाउन का यूज किया क्या कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी डिनोट करने के लिए। यस सर, बुराई को देख थोड़ी सकते हो, बुराई को महसूस किया जा सकता है। जो उसकी इविलनेस थी उसको देखा तो जा ही नहीं सकता। तो कॉमन नाउन को फिर से यूज किया क्या डिनोट करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ए ना लगा के दा लगा देते। फुल कॉन्फिडेंस में थे, मैंने कहा सोच लेना, आधे तो चुप ही हो गए। बोले पक्का कोई झोल मिलेगी, कोई झोल क्या, कॉन्सेप्ट वही है। चले जाओ, हुई बात समझ में। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था आर्टिकल का, तभी लास्ट में पढ़ाया। अच्छा कॉन्सेप्ट था, पहले दिन थोड़ी पढ़ाना था आते ही। जब एक अंडरस्टैंडिंग बनाने लग गए, पता लग गया कॉमन प्रॉपर में बन रहा है, पता लग गया कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, तो बात की जा रही थी। तो अपन ने एक बात ये सीख ली है भाई मेरे, कि जब आप प्रॉपर को कॉमन बनाओगे तो आर्टिकल आएगा, और अगर आप कॉमन का यूज करके कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी डिनोट करो तब भी आर्टिकल आएगा। प्रॉपर को कॉमन बनाओगे तो ए एन भी आ सकता है और दा भी आ सकता है। लेकिन जब कॉमन से एब्स्ट्रैक्ट को डिनोट कर रहे हो तो सिर्फ क्या लगाना चाहिए, दा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के साथ में ए एन तो एम ए भी नहीं आता। यस और नो, कहानी पढ़ो पहले वाली, ए डिफरेंट रूट, शीट के अंदर की कहानी पढ़ो, शीट के अंदर कहानी पढ़ो जल्दी से, ए डिफरेंट रूट। हाँ कर ले, शीट खराब कर ले, एक और मिल जाएगी। तुम्हें पता है कुलदीप सर ने बिगाड़ रखा है तुम सभी को। शीट नहीं है, हाँ
37, हाँ। जो पढ़ रहे हैं वो एक बार स्टोरी पढ़ें, बाकी जो मैंने कल अब तक करवाए थे वो एक बार मेरे से अपने डाउट्स ले लें, जिनके जो डाउट्स रह गए हैं। एक बार स्टोरी पढ़ो और अपनी सूझबूझ से आर्टिकल डालो। बता 37 में क्या जमेला है। हम्म। ऐसा इसलिए करते हैं भाई कि जो सो एज टू है, ये ऐसी एडवर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई कर सकती हैं। वैसे सारी एडवर्ब्स एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करें, लेकिन ये ऐसी एडवर्ब्स है जिनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। तो या तो इस सेंटेंस को पढ़ता तो देख क्या बनता, ही इज सो गुड दैट ही कैन डू एवरीथिंग। यानी ये जो ए बॉय है, मैं इसको हटा दूं तब भी सेंटेंस की सेंस चेंज नहीं होती। अपने को पता है ही इज सो गुड दैट ही कैन डू एवरीथिंग। अगला पढ़ियो एक बारी, शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर इज। अगला पढ़ियो एक बारी, शी इज टू वीक टू पास। यानी या तो नाउन ना आता, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो था कि नाउन ना आता, लेकिन जे नाउन डालना पड़ गया। अब नाउन तो बोला कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद आ जाऊंगा, लेकिन सामने बैठी एडवर्ब ने शोर मचाया कि भाई मैं तो नहीं आने दूंगी। तो फिर सेपरेट किया जाता है नाउन को इस एडवर्ब और इस एडजेक्टिव फ्रेज से, बीच में क्या लगा के, आर्टिकल लगा के। ये तीन ही है, सो एज टू। इनके साथ जुड़ती नहीं है, सीधा लगा दे। जैसे मैं बोल दूं शी इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, तो मैंने बोला शी इज सो ब्यूटीफुल, आगे दैट लगा के नया सेंटेंस बना लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं शी इज सो ब्यूटीफुल ए गर्ल, तो अब ए लगाना पड़ेगा। अगर सिंपल बोल दूं शी इज सो ब्यूटीफुल गर्ल तो जमेला है। शो कह रहा है नाउन, सो कह रहा है नाउन नहीं आना चाहिए, नाउन को हटा दो। फिर भी डाल दिया तो आर्टिकल डाल दे, फिर ऐसे सेपरेट किया। ठीक है, एक बार अपनी स्टोरी पढ़ो जल्दी से, उसमें फिल करेंगे। आप पूछो लास्ट क्लास का कह रहे थे आप, पूछो पूछो। नाउन की पहचान करवानी है। नाउन की पहचान क्यों करवानी है? जरूरत यह है कि आप अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, तो सेंटेंस में मान लो 150 वर्ड्स है, या मान लो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ में 300 वर्ड्स हैं, तो आपको मेन मेन बातें तो पता होनी चाहिए कि बात किसके बारे में चल रही है। भाई आप रामायण की कथा सुनने गए, अपने को कुछ समझ में नहीं है, लेकिन अपने को 2-3 नाम तो याद हो गए, राम, सीता, रावण, हनुमान, ये सारे नाम अपने को याद हो गए। तो जो नाउन और वर्ब है उनकी सेंटेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंस है, उनको समझ के ही मेन सेंस पकड़ी जाती है। तो ये जरूरी बन जाता है कि सेंटेंस में जो नाउन है ना, उनकी तरफ स्पीकर का ध्यान लगा दिया जाए कि भाई मेन बात, चाहे कुछ डाल रखा हो, मेन बात किन लोगों की है, इन लोगों की बातें हैं। इसलिए नाउन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, हमें सेंटेंस को पढ़ के टॉपिक ही पता नहीं लगेगा कि बात किसकी हो रही है। अगर आप नाउन ही नहीं पहचान पाए तो अपने को पता ही नहीं लगेगा कि बात किसकी की जा रही है। तो जिसकी बात होती है उसको हाईलाइट करना जरूरी है, इसीलिए सेंटेंस में उसे पहले बिठाया। इसीलिए नाउन को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स, विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स। ये पंडा है, सेंस क्लियर करने के लिए बनाया गया इसको। और वैसे बल्कि एक चीज़ और समझाता हूँ, आपने कभी इंग्लिश वीडियोस देखोगे, गोरों की वीडियो देखोगे ना, तो तुम्हें ये फील होएगा कि यार गोरे तो बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं ग्रामर की। पता नहीं तुम्हें फील हुआ नहीं हुआ, मेरे को तो हुआ था जब मैं स्टूडेंट था, कि कहीं पे आर्टिकल चाहिए तो गोरे ने आर्टिकल नहीं लगाया, कहीं पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो गोरे ने क्या नहीं लगाई, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। फिर मेरे को तो यही लगता था कि यार नीरज तू ही ज़्यादा सीख गया, इनको तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन बाद में मुझे रियलिटी पता लगी कि भाई साहब आप साउंड्स पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में ना साउंड्स को और भी टाइप से बांटा गया है। जैसे जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो कुछ साउंड्स को तो उसने किस कैटेगरी में रखा है, वीक साउंड्स की कैटेगरी में, और कुछ साउंड्स को उसने किस कैटेगरी के अंदर रखा है भाई, स्ट्रॉन्ग साउंड्स की कैटेगरी में। यानी अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हो ना, तो वो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो क्या कन्वे करते हैं, ग्रामर, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस में क्या कन्वे करते हैं, सेंस, या फिर मैं क्या कह दूं, मीनिंग। तो भाई साहब अंग्रेज ऐसा कहते हैं, तुमने ये तो सुना होगा, जब अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं तो एक अलग ही तरीके में बोलते हैं। अंग्रेज भी क्या, तुम में से कोई अगर अंकित सर की इंग्लिश सुने तो भी तुम्हें यही फील होगा कि यार अलग तरीके से सर बोल रहे हैं, और आप वैसे नहीं बोल पाते। उसका रीज़न है हम सारे शब्दों की एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जो मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनकी कैसी साउंड प्रोड्यूस की जाती है, स्ट्रॉन्ग साउंड, ताकि सेंटेंस का क्या क्लियर हो जाए, मीनिंग क्लियर हो जाए। लेकिन जो ग्रामर वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनकी कैसी साउंड प्रोड्यूस की जाती है, वीक साउंड, कि भाई बस हमने यूज कर दिया, नहीं भी समझ में आया तो भी ओके है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं एक एग्जांपल के तौर पे।
अब मेरे को तो अंकित सर ने ये कई बार बोलना सिखाया, लेकिन फिर भी मेरे को बोलना नहीं आया कि कैसे वीक साउंड छोड़ी जाती है, कैसे स्ट्रॉन्ग साउंड पकड़ी जाती है। तो अंकित सर ने मुझे समझाया, कहते नीरज सर इसमें जो मेन वर्ड है ना, वो मेन वर्ड है ही, गुड बॉय। तो इनकी साउंड बोलते टाइम स्लो रखो, इनकी साउंड को ऊंचा रखो। इज ए गुड बॉय बोल दिया क्या? इज ए कैसा बोला, छोटी सी साउंड प्रोड्यूस करी ताकि मेन सेंस कन्वे हो जाए। बतेरी प्रैक्टिस करी मैंने, मेरे को फिर भी फील नहीं हुआ कि मैं बोल पा रहा हूं। सर बोले अरे बोल रहे हो, यही तो साउंड प्रोड्यूस करनी थी। आपा पढ़ते हैं ही इज ए गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो हम इज ए पे इक्वल्स जोर लगा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश कहते हैं इज ए ग्रामर वाले वर्ड्स है, इनका इतना योगदान नहीं है जितना इनका है, तो इन पे जोर लगा दो, इज अ गुड बॉय। और गुड पे भी जोर लगाया क्योंकि ही बॉय है, ऑब्वियस है सेंस क्या कन्वे करनी है, कैसा बॉय है, गुड बॉय। तो जी इसीलिए आर्टिकल्स को लगाया जाता है बताने के लिए कि भाई ये नाउन है, ये फंडा होता है। ठीक है, ये स्पोकन इंग्लिश की बातें, अपने कॉम्पिटिटिव में इसका कोई झमेला नहीं है, तो मैं एम ही बता दी बस तुमको। कहानी पढ़ते हैं, बड़ी मजेदार कहानी है, मेरे को पूरा यकीन है क्लास में बैठे होंगे दो चार जिनके साथ बनी भी होगी ये कहानी, है ना। आ जाओ एक बार कहानी पढ़ते हैं, जबरदस्त कहानी है भाई। कहते हैं वंस देयर वाज डैश बॉय हैड डैश फ्रेंड नेम्ड चंपा। क्या पहली लाइन में पता है कौन सा बॉय है, जनरल या पर्टिकुलर? जनरल। जनरल में ए या दा, तो लिखा वंस देयर वाज ए बॉय। अरे ये तो बचपन से रटते आए थे, वंस देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो, ही फ्लू हेयर एंड देयर, वहां से ही पता लग रहा था। क्रो की कहानी नहीं पता थी, कौन सा क्रो है ये वही वाला क्रो है जिसको मैं दादाजी समझ के हर श्राद्ध पे खिलाता हूं, या जिसको मैं पत्थर मार के उड़ाता हूं, तो एक रो लगाया। तो अभी तक ना पहली लाइन पढ़ के वंस देयर वाज डैश बॉय, वी डू नॉट नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉय, सो द बॉय हेयर यूज्ड एज ए जनरल नाउन, सो वी शुड पुट आर्टिकल ए। वंस देयर वाज ए बॉय। अब पता है कौन से लड़के की फ्रेंड थी चंपा, जो लड़के की बात हो रही है। वंस देयर वाज ए बॉय, द बॉय हैड, अच्छा फ्रेंड पहली बार यूज हो रहा है या पहले भी हो गया? पहली बार। तो द बॉय हैड ए फ्रेंड नेम्ड चंपा। शाबाश। वंस देयर वाज ए बॉय, द बॉय हैड ए फ्रेंड नेम्ड चंपा। चंपाज मदर डिड नॉट लाइक डैश बॉय। ये कौन सा बॉय है? वो ऊपर वाला। तो चंपा की मम्मी को लड़का पसंद नहीं था। चंपाज मदर डिड नॉट लाइक द बॉय। बॉय जनरल पर्टिकुलर है, अब पर्टिकुलर। did not like the boy and always resisted his meeting to Champa. resist का क्या मीनिंग होता है? रोकना। रेजिस्टेंस नहीं पढ़ते थे साइंस में, V इज इक्वल टू आई आर, वही है ये। तो चंपा की मम्मी कभी मिलने नहीं देती थी अपनी लड़की को। चंपाज मदर डिड नॉट लाइक द बॉय एंड ऑलवेज रेजिस्टेड हिज मीटिंग टू चंपा। वन डे दे गोट डैश चांस टू मीट एंड प्लान टू मीट इन डैश पार्क। पहली बार चांस का यूज हो रहा है, पहली बार हो रहा है, तो कैसा है? जनरल है, तो ए लगाया। वन डे दे गोट ए चांस, उन्हें एक मौका मिला। वन डे दे गोट ए चांस टू मीट एंड प्लान टू मीट इन डैश पार्क। ए पार्क। पता है कौन सा पार्क है? टाउन पार्क है, मधुबन पार्क है? नो सर, तुम्हें तो पता ही है, खैर तुम ही तो गए थे, मुझे नहीं पता। तो भाई स्पीकर को नहीं पता, लिसनर को तो सब बातें पता है आज की स्टोरी में। तो हमने पढ़ा वन डे दे गोट ए चांस टू मीट एंड प्लान टू मीट इन ए पार्क डैश बॉय। कौन सा लड़का गया? द बॉय। भाई जिसकी 7:30 लगने वाली थी वही पहुंचा, बढ़िया सा तैयार होके स्प्लेंडर पे कपड़ा मार के। द बॉय रीच्ड इन डैश पार्क। कौन से पार्क में गया? द पार्क। जो कहा था उसी पार्क में पहुंच गया भाई। द बॉय रीच्ड इन द पार्क एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर डैश गर्ल। किसका इंतजार था? चंपा का। तो उसको, अब जो गर्ल है वो कैसी है? पर्टिकुलर है। तो द बॉय रीच्ड इन द पार्क एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर द गर्ल, बट द गर्ल डिड नॉट कम। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। तो लड़की आई नहीं, भाई बैठा रहा बेचारा। बट द गर्ल डिड नॉट कम। आवर्स पास्ड बट डैश वेट। वेट को गिन सकते हो? ए वेट, दो वेट। पता है किसका इंतजार चल रहा है? इंतजार किसका चल रहा है? चंपा का। तो वेट पता है अपने को कौन से वाली है? कह रहा घंटों बीत गए, लड़की नहीं आई। बट द वेट डिड नॉट
गेट ओवर। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर चंपा की। डैश बॉय वॉज अबाउट टू लीव, लड़का हो गया हताश, पेसिमिस्ट, कहता छोड़ रहे, बाहर जाने लग गया। कौन सा लड़का है? जो वेट कर रहा था। द बॉय वॉज अबाउट टू लीव डैश पार्क, द पार्क, वो पार्क से जाने ही वाला था। व्हेन सडनली डैश गर्ल वियरिंग डैश ब्यूटीफुल ड्रेस एंटर्ड डैश पार्क। दा, अबे चंपा आनी थी, पता नहीं चंपा आई, कौन आया? कहता लड़का जा ही रहा था, कहां गया कहां गया? वेन रुक जा रुक जा रुक जा, वेन सडनली डैश गर्ल, तो मुझे नहीं पता वही लड़की आई। अगर वही लड़की आती ना तो ये चंपा लिख देता। द बॉय वॉज अबाउट टू लीव द पार्क वेन सडनली चंपा, और ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, एक लड़की आई बढ़िया सी ड्रेस पहन के, तो ये कोई और ही लड़की है। वेन सडनली ए गर्ल वियरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस एंटर्ड द पार्क, वो नहीं आई, कोई और आया। एसएससी में जॉब नहीं मिली, एचएसएससी क्लर्क पकड़ ली भाई ने। ही गॉट mesmerized by डैश अदर गर्ल्स अपीयरेंस। अब कौन सी गर्ल की अपीयरेंस है? जो ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के आई थी। तो ही गॉट mesmerized, mesmerized का मीनिंग मंत्र मुग्ध हो जाना, वशीभूत। भाई को उसी दिन एहसास हुआ कि धरती सच में घूमती है, भाई को चक्कर आ रहे थे। He got mesmerized by the other girl's appearance. He wanted to befriend her. वो पहुंच गया उसके पास, कहता फ्रेंडशिप कर ले। He came close to her, thinking how to break dash ice. हैं? मेरे को ये बताओ, ये नींबू पानी बेचने आई थी क्या? आइस उइस कैसे लाई थी ये? एन आइस या द आइस? एक बर्फ तोड़नी है या पूरी सिल्ली तोड़नी है बर्फ की? अरे भाई ठीक कह रहे हो। ब्रेक द आइस का मीनिंग होता है चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट स्पीकिंग, ब्रेक द आइस। तो उसने सोचा इसको दोस्त बनाते हैं। ही केम क्लोज टू हर थिंकिंग हाउ टू ब्रेक द आइस। अब वो सोच रहा था कैसे बात की जाए। आगे कह रहा है इवन डैश डोंकी कैन बी डैश रेसलर बाय गॉड्स ग्रेस। जब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। वो सोच रहा था कैसे बात करें, क्या करें, क्या कहना है उसको जाके। तो कोई भी डोंकी है, कोई पर्टिकुलर डोंकी थोड़ी है। तो कह रहे इवन ए डोंकी कैन बी ए रेसलर बाय गॉड्स ग्रेस। एक गधा भी पहलवान बन सकता है अगर परमात्मा उसके ऊपर क्या कर दे, कृपा कर दे। ग्रेस मतलब दया या कृपा कर दी। थैंक गुडनेस, धन्यवाद है भगवान का। डैश गोल्डन चेन फेल फ्रॉम हर पर्स। वो सोच रहा था इसको दोस्त बनाते हैं, कैसे बात की जाए। इतने में उस लड़की के पर्स से क्या गिर गई? एक सोने की चैन गिर गई। क्या चैन का पहली बार जिक्र हो रहा है क्या? तो क्या आना चाहिए? ए गोल्डन चेन। कोई गलती कर रहा है क्या लड़का? हाँ, गलती तो कर ही रहा है। पहली गलती तो दूसरी लड़की देखी तो भाई गया ही क्यों, तेरी जिससे बात थी उसका इंतजार करता। और दूसरी गलती, जब चैन मिल गई तो तेरे को जरूरी था दोस्ती करनी बावड़े, चैन लेके बाहर चला जाता। जरूरत क्या थी? चैन प्यारी की लड़की, चैन प्यारी यार, 50-60 हजार का सामान था भाई। ये तो लालच ही तो बुरी भला है। चैन के साथ लड़की आ जाएगी, आगे चैन छीनने वाला है उसका। 2-1 मिनट और मुस्कुरा ले तू। ए गोल्डन चेन फेल फ्रॉम हर पर्स, एक्सक्यूज मी। भाई खुश हो गए, कहता है एक्सक्यूज मी मैम। ही सेड पिकिंग अप डैश चेन। कौन सी चेन उठाई? द चेन। ये तो समझदार था, ये होता तो अपनी चैन गिर देता, कहता तेरी है, दिख गया मेरे को। एक्सक्यूज मी, ही सेड पिकिंग अप द चेन, यू ड्रॉप्ड दिस चेन, कि आपने ये चैन गिरा दी। वो कहती ओ थैंक यू, आई एम अनारकली एंड न्यू टू दिस प्लेस। चंपा नहीं आई, अनारकली आई। सबर का फल सच में मीठा निकला इसका। तो आई एम अनारकली एंड न्यू टू दिस प्लेस, आई नीड समवन टू बी डैश माई फ्रेंड। ए माई फ्रेंड या द माई फ्रेंड? क्यों? दो डिटरमाइनर एक साथ नहीं आने चाहिए यार। आर्टिकल क्यों आता? नाउन आइडेंटिफाई करवाने के लिए। तो माय क्या बता रहा है कि आगे वाला शब्द क्या है? नाउन है। तो नाउन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो दोबारा से आर्टिकल की आवश्यकता
नहीं है। तो कहती मैं नहीं हूं, आई नीड समवन टू बी माई फ्रेंड, मेरे को कोई दोस्त भी चाहिए इस शहर में। कहता ओ दैट्स ग्रेट, बड़ी इंग्लिश आ रही है भाई को आज। आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन टू बी फ्रेंड, कह रहा है अच्छा मैं भी यहाँ पार्क में कोई दोस्त ही ढूंढने आया था। एज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, तो मेरा कोई भी क्या नहीं है, दोस्त नहीं है। फ्रेंड के बाद डैश है, तो भाई साहब क्या आना चाहिए, ए एन द। फ्रेंड के बाद ब्लैंक है, क्या आना चाहिए, क्यों क्यों एनी आ चुका है। अरे नलायकों, अगर आर्टिकल आता है तो किसको आइडेंटिफाई करता है, नाउन को। पीछे कोई नाउन दिख रहा है क्या, ना, तो फिर आर्टिकल क्यों आएगा। ये डैश डैश है, उसने इतना कहा ही था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इतने में उसे फट से एक क्या पड़ा, गाल पे चाटा। साउंड ऑफ स्लैप। चंपा कनेक्टेड हर हैंड, हर और हैंड के बीच में कोई आर्टिकल चाहिए। हैंड को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप में, हर, तो दोबारा आर्टिकल लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बच्चों। तो भाई हाँ पूछ, हाँ वो ब्रैकेट वाला छूट गया, हाँ वहां लगाएंगे। ओ दैट्स ग्रेट, आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन टू बी फ्रेंड एज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। साउंड ऑफ ए स्लैप, भड, और कर ले भला, और दे दे तू चैने। साउंड ऑफ ए स्लैप, चंपा कनेक्टेड हर हैंड विद हिज चिक, उसकी गाल पे मारा। एंड डैश स्लैप वॉज सो लाउड दैट डैश पार्क वेंट साइलेंट। कौन सा थप्पड़ बहुत लाउड था, जो इस लड़के को लगा। तो स्लैप तो पता है अपने को, तो आपने लिखा द स्लैप वॉज सो लाउड दैट, कौन सा पार्क। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पार्क चुप होके चला गया, पार्क वेंट साइलेंट, पार्क चुप होके चला गया। स्टेट है कि पार्क चुप हो गया, पार्क में सन्नाटा छा गया, पार्क में सन्नाटा छा गया। एंड सो लाउड दैट द पार्क वेंट साइलेंट डैश फ्यू मिनट्स पास, एक दो मिनट तो बीतती होंगी, तो आपने क्या यूज किया, ए फ्यू मिनट्स पास्ट बाय, एक दो मिनट बीत गई। एंड एवरीवन जस्ट स्टूड देयर इन साइलेंस, हर कोई चुपचाप ही खड़ा रहा। अनारकली लुक्ड एट हिम, अनारकली ने उसकी तरफ देखा, किसकी तरफ, अनारकली लुक्ड एट हिम हु हैड डैश मार्क ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे क्या था, निशान था। हु हैड ए मार्क ऑन हिज फेस, और क्यों पड़ा ये निशान, इंपैक्ट किस चीज का था, थप्पड़ का। तो द अनारकली लुक्ड एट हिम हु हैड ए मार्क ऑन हिज फेस फ्रॉम द इंपैक्ट। अब लड़का कहता है लिसन टू मी ही सेड, तो वो लड़की कहती है, चंपा कहती है कीप योर डैश डर्टी ट्रैप शट, कहती तेरा मुंह क्या कर ले, बंद कर ले। कीप योर डर्टी ट्रैप शट, योर और डर्टी ट्रैप के बीच में कोई आर्टिकल चाहिए क्या, नो सर। तो भैया यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आना, क्योंकि योर खुद आइडेंटिफाई कर रहा है ट्रैप को। तो लड़की कहती कीप योर डर्टी ट्रैप शट, दे सेड वॉकिंग पास्ट हिम। मोरल ऑफ द स्टोरी, हैविंग योर फीट इन टू बोट्स लीड्स नोवेयर, दो नैया की सवारी करने वाला कहीं पे भी नहीं पहुंचता है। तो पता लगा जनरल और पर्टिकुलर, यस और नो, यही तो छाट रहे थे। कभी गर्ल जनरल हो रही थी, कभी गर्ल पर्टिकुलर हो रही थी। इस स्टोरी से सिर्फ क्या छाटना सीखा है, ए एंड द। कईयों ने लाइफ लेसन्स भी ले लिए, और कईयों को अतीत की कुछ यादें भी याद आ गई। ये तो आधी स्टोरी है, आगे की स्टोरी मैं बता देता हूँ। वो लेट हो गई थी, तो वही अपनी सहेली लाई थी, बोली अब कोई जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये सब प्री प्लान्ड था कि तू ऐसे ऐसे दोस्त बना लियो, मैं आते ही बड मारूंगी इसके, सीधा ब्लॉक करूंगी कैसे, तो मैं आते ही इसके बड मारूंगी, सारा सिस्टम खत्म, तेरे को पार्टी दूंगी यहाँ से निकलते। एवरीथिंग वॉज द पार्ट ऑफ द गेम। फिलिंग द ब्लैंक्स 1 से 16, फिलिंग द ब्लैंक्स 1 से 16, ए एन ही छाटते हैं एक बारी। द एग्जाम लास्टेड डैश आर एंड डैश हाफ, आर को बोलते टाइम वोवल साउंड आ रही है आ की, तो क्या आना चाहिए, एन। द एग्जाम लास्टेड एन आर एंड ए हाफ, हाफ को बोलते टाइम तो ह की साउंड, कॉन्सोनेंट या वोवल, कॉन्सोनेंट के साथ ए या एन, ए। तो द एग्जाम लास्टेड एन आर एंड ए हाफ। अगला देखना, इट्स डैश ऑनर
टू हैव यू हेयर टुडे मिस्टर प्रेसिडेंट। ऑनर ओ की साउंड, ए या एन, एन। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हेयर टुडे मिस्टर प्रेसिडेंट। अगला पढ़िए, डैश मोस्ट ऑनरेबल पर्सन बट वन हु हैज हैड मैनी मिसफॉर्चून्स। अरे ए एन नहीं आएगा क्या? मोस्ट कैसी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। तो भाई साहब आपने लगाया द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन बट वन हु हैज हैड मैनी मिसफॉर्चून्स। मिसफॉर्चून्स क्या होते हैं? बैड लक, दुर्भाग्य। कि इज्जत तो है इस व्यक्ति की, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत बुरी चीजें हुई है। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। यार क्यों मजाक कर रहे हो? मैन नाउन है तो उसके लिए आर्टिकल देखेंगे ना। आर्टिकल आता नाउन के लिए, लेकिन साउंड किसकी चेक होती है? पास वाले की। बताई थी क्या मैंने ये बात कि अगर नाउन है तो नाउन की, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की, एडवर्ब है तो एडवर्ब की, साउंड चेक करनी है। तो आपने लिखा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वी यूजुअली ऑफर आर विजिटिंग लेक्चरर्स डैश ऑनोरियम ऑफ 500। ओ की साउंड एन। कह रहे जो भी हमारे विजिटिंग लेक्चर्स होते हैं हम उनको 500 यूरो, ये जो भी इनकी करेंसी है वो देते हैं। 6 पढ़ना, डैश ईगल्स विंग्स आर लुकिंग वेरी शार्प। ए या एन? ए या एन? ईगल्स को वोवल कॉन्सोनेंट साउंड है। अरे आगे क्या लिख रखा है? विंग्स। आगे क्या लिख रखा है? विंग्स। सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल के लिए दा आ सकता है क्या? नो सर। तो दा, सॉरी ए एन नहीं आ सकता। प्लूरल के लिए क्या लगाना पड़ेगा? दा। तो आपने लगाया द ईगल्स विंग्स आर लुकिंग वेरी शार्प। ए एन इसलिए नहीं है क्योंकि विंग्स अपने आप भाई प्लूरल है। 7th पढ़िए जी, आई थिंक ही वॉज डैश यूरोपियन मैन। यूरोपियन, य की साउंड कॉन्सोनेंट या वोवल? कॉन्सोनेंट। तो ए यूरोपियन मैन। आई वॉन्ट टू स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी। अरे साफ साफ वोवल दिख रहा है। टाइम बचाना है पेपर में, क्या चेक करनी है? साउंड। तो भाई साहब आई वॉन्ट टू स्टडी इन ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोलते टाइम य की साउंड आ रही है, जो कैसी साउंड है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड। डैश यूनिट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड। ए यूनिट ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, दा आ सकता है, लेकिन फिर फिक्स्ड होना चाहिए ना। कौन सी यूनिवर्सिटी? मान लो घर में बात चल रही है, आपकी बुआ जी के लड़के ने एडमिशन लिया, तो सारे ने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आपने कहा मेरे को भी उसी में जाना है, तो आप कह सकते हो आई वांट टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। तो दा तो ठहरा ब्रह्मा जी, जिधर चाहे उधर आएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया तो फिर आप ए एन को चूज करें। हाँ, यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड है तो आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सोहन हैज ज्वाइंड डैश यूनियन ऑफ पीपल। यूनियन ऑफ पीपल, यूनियन को बोलते टाइम य की साउंड कॉन्सोनेंट या वोवल? कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दो। यू शुड हैव डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को अ की साउंड एन अम्ब्रेला। यू शुड हैव एन अम्ब्रेला। ध्यान से पेपर में अगर ए एन आ जाए तो भाई ध्यान से छाटना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जल्दबाजी में गलतियां होती है। आर्टिकल में ऐसा होता है कि बच्चे को मेन एरर मिल जाते हैं, लेकिन ए एन वाली गलती कई बार नोटिस ही नहीं हो पाती। तो अगर क्वेश्चन में ए एन दिखे, एक बार जरूर साउंड चेक कर लेनी चाहिए। ए एन में एग्जाम में कई बार जल्दबाजी में छूट जाता है, बाद में हमें पता लगता है यार ये एरर था। और बच्चों से क्या, हमसे भी छूट जाता है। कोई बच्चा मेरे को दिखाए सर इसमें क्या एरर था, मेरे को नहीं मिला, लेकिन मेरे को बाद में याद आ रहा है यार इसमें तो ए एन का एरर था। तो ये चीज़ ध्यान से देख लेना, आपका ना छूटे पेपर में। हालांकि एसएससी में ऐसा एरर नहीं बनेगा, एचएसएससी बना लेगी। आवर अर्थ इज डैश यूनिक प्लेनेट। यूनिक के साथ क्या आएगा बच्चों? य की साउंड। तो ए या एन? ए। आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट। आई वॉन्ट डैश 1 रुपी नोट। व की साउंड है यार, ए। व मतलब कॉन्सोनेंट साउंड। आई वॉन्ट ए 1 रुपी नोट। ही इज डैश वन आइड मैन। ही इज, 2 बार ए भी तो 1 ही डिनोट करता है, और ये वाला 1 आई के लिए, कि वो एक ऐसा आदमी है जिसकी एक ही आंख है। तो जो आप आर्टिकल लगा रहे हैं वो मैन के लिए आ रहा है, तो नलायक को ये पूरा 1 आइड क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया।
और वन को बोलते टाइम कॉन्सोनेंट साउंड या वोवल साउंड? तो ए या एन? दिस इज डैश एफ ओ, एफ ओ कैसी साउंड है? कॉन्सोनेंट या वोवल? वोवल। दिस इज एन एफ ओ। You should meet dash MP for this. You should meet an MP. ए की साउंड है, ए की साउंड, साउंड चेक करनी है भाई। MLA, MP, साउंड चेक करनी है, कर लोगे? तो अभी जो स्टोरी थी ना, उससे आप छाटना सीख रहे थे ए एन और दा। इन वाली एक्सरसाइज से आपने क्या छाट लिया? ए और एन। इस शीट के लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 1 से 40 क्वेश्चंस हो गए थे। 40 से आगे बढ़ाते हैं। HCS की वैकेंसी निकली है। HCS की वैकेंसी, पता है HCS क्या होता है? हाँ, क्या होता है? किसी ने यस बोला है? वो तो HSSC है नलायकों, हरियाणा सिविल सर्विसेज। एक रिस्पेक्टेड जॉब, यानी देखो अगर आप लग गए ग्रुप डी में, जॉब सारी रिस्पेक्टेड होती है, आप ईमानदारी से खा रहे हो, कमा रहे हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करो। ग्रुप डी क्लर्क की लग गए, कांस्टेबल की लग गए, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर तक भी लग गए। तो ये सारी जॉब्स हैं जिनमें प्रेशर भी है, सैलरी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। सब इंस्पेक्टर के पास तो पावर है, कांस्टेबल के पास में कोई बहुत पावर है ही नहीं। वो बेचारा बस अपनी ड्यूटी करता है। बेचारा तो नहीं कहूँगा, सॉरी, इट्स नॉट ए गुड वर्ड, लेकिन वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं, पावर्स उनके पास नहीं है डिसीजन मेकिंग। लेकिन अगर आप HCS का एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ए टीम हु टेक्स डिसीजन। आप डिसीजंस लोगे, वो डिसीजंस नीचे वाले क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे एक पोस्ट है ETO की, जनरल की तो वैकेंसीज नहीं है ETO में, SC STs OBCs EWS की वैकेंसीज है। तो ETO की पोस्ट होती है एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर। SSC में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उसी लेवल की पोस्ट है, लेकिन SSC से बहुत ज़्यादा चलती है उस ऑफिसर की जो ETO होता है। मेरे रियल चाचा जी हैं, तो मेरे को पता है कि भाई हाँ बहुत अच्छी पोस्ट है। नेट का एग्ज़ाम हुआ, HTET का एग्ज़ाम हुआ, कोई और एग्ज़ाम है तो उनकी ड्यूटीज़ लगती है। 4 स्कूलों का उनको इंचार्ज बनाया जाता है, भाई ये स्कूल्स आपके अंडर है, यहाँ कोई लफड़ा हुआ तो आपकी जवाबदेही है। ETO बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, और ऊपर के तो पूछो ना। लेकिन तुम्हें ऊपर के नहीं लेने, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग है ना? अरे वैसे भी नहीं लेने यार। मेरे को एक सिंपल सी बात नहीं समझ आती, जब 80-90 हज़ार रुपये आपको मिल रहे हैं गवर्नमेंट के, एक अच्छी वर्क लाइफ है, आप 9 बजे ऑफिस जा रहे हो, आप 5 बजे अपने घर आ रहे हो, सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, 2 अक्टूबर की छुट्टी, 15 अगस्त की छुट्टी, 26 जनवरी की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, रक्षाबंधन की छुट्टी, ईद की छुट्टी। तो भाई साहब अपनी फैमिली इंजॉय करो, क्यों ऊपर के पैसे लेने हैं? आपा वो बच्चे हैं जो अपने घुटने रगड़ रगड़ के नौकरी लगेगा 4-4 साल मेहनत करके, मान लो यार 3,000 10,000 15,000 के लिए किसी दिन लपेटे में आ गए, कई सारी मेहनत, तो वो तो नहीं लेने ऊपर के। तो नायब तहसीलदार की पोस्ट है, ETO की पोस्ट है, और भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। वैकेंसीज टोटल 129 ही हैं। अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आएगा, टुच्चे लेवल का पेपर नहीं आएगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि ये भेड़ चाल नहीं है, कोई भी नहीं भरेगा। 1,000 रुपये का तो शायद फॉर्म है, 1,000 या 2,000 का, तो सिर्फ वो बच्चा पढ़ेगा जो सीरियस एस्पिरेंट है। पहली बार अगर तुम भरोगे तो मैं कागज़ पे लिख के देता हूँ, तुम्हारा क्लियर भी नहीं होएगा, ये मैं लिख देता हूँ अभी। लेकिन जब तुम भरोगे और तुम तैयारी कर लोगे ना, तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप निकाल दोगे पेपर। और सबसे अच्छी बात है कि एज है लास्ट 42 साल, हर साल वैकेंसी निकलती है। ये नहीं कह रहा पढ़ते ही रहना 42 साल तक, किसी भी डिपार्टमेंट में सेट हो गए उसके बाद देखो आपको अपना घर तो लाना पड़ेगा ना भाई। आपकी पुणे में जॉब है, मेरा फ्रेंड है इंस्पेक्टर है पुणे में, लेकिन वो HCS की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है SSC के थ्रू पूरी लाइफ बाहर निकलेगी। HCS लग गया तो कहाँ जाऊँगा? हरियाणा में आ जाऊँगा, होम स्टेट ले लूँगा मैं अपनी। तो HCS की एक अच्छी वैकेंसी है, आज से तैयारी शुरू कर लो, सिलेबस देख लो, जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो करते रहो, इसकी साइड पे भी फोकस किया जाए। HCS की तैयारी जो कर लेता है उसके HSSC के अदर एग्जाम्स निकल जाते हैं, ये श्योरिटी है, निकल जाते हैं। हाँ, SSC में वो तैयारी बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि इतने लेवल की इंग्लिश उसमें नहीं पूछेगा, इतने लेवल का मैथ नहीं पूछेगा। बट आप एक बार देख लेना, अगर कोई तुम्हारा भाई बंधु है तो उसको ही बता देना। और ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी अगले साल के सितंबर अक्टूबर तक।
एक साल है अभी, तो फॉर्म निकले हैं, फॉर्म भरे जाएंगे, टेस्ट होगा, इंटरव्यूज होगा। एक रेपुटेड जॉब है भाई, एक बार लग गए जिंदगी के सारे पाप धुल गए। तो पेशेंस के साथ तसल्ली से बैठ के पढ़ना, एचसीएस की जॉब है, बेवकूफ़ी मत करना, एक जॉब पे रिजिड होके मत बैठ जाना कि भाई मैं तो बैंक में कैशियर ही लगूंगा, तो तू कहीं नहीं लगेगा, यहीं रह जाएगा। रिजिड नहीं होना, तैयारी एक की करो, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम सारे भरने चाहिए, पक्का भरने चाहिए। एसएससी जीडी के भी फॉर्म निकले हुए हैं, हालांकि नौकरी थोड़ी सी टफ है, फील्ड ड्यूटी रहेगी, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की पोस्ट है, लेकिन सैलरी अच्छी है और टाइम मिलेगा, मोबाइल के थ्रू पढ़ भी सकते हो, तो वो भी फॉर्म डाल लेना, चाहे तैयारी तुम किसी पेपर की कर रहे हो। जब 4-4 5-5 पेपर दोगे तो कोई एक पेपर निकल जाएगा, और फिर ऐसी स्टेज आएगी कि अब हम जो पेपर दे रहे हैं वो निकल रहा है, क्योंकि जब आपके पास जॉब होती है फिर आप पेपर देने जाते हो तो आप एक डिफरेंट माइंडसेट से जाते हो, फिर आप नर्वस नहीं होते, जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसका भी सही आंसर लगाए आते हो सोच के। तो एचसीएस की भर्ती मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, मैंने उसकी नोटिफिकेशन देखी थी। तो आप में से जो बच्चा प्रिपेयर करता हो, एक बार दे के देखने में तो कुछ नहीं होता। कई बार आप सोचते हैं 1000 रुपये का तो फॉर्म है, पैसे खराब हो जाएंगे, 500-700 दे के आऊँगा तो लग जाएंगे, कुछ नहीं होएगा। 1700-1800 जब तुम कमाओगे ना, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हम काम करें, आपको फील होगा कुछ नहीं है, पैसा बन जाएगा। लेकिन जो वो पेपर दोगे, जो उस कंपटीशन को देखोगे, वो बहुत कुछ सिखाएगा लाइफ में। तो भाई जरूर से करना ट्राई। 1 से 40 क्वेश्चन हो गए। हाँ, एग्जाम पैटर्न ना भाई, एक तो जैसे सीजीएल का होता है प्री वाला एग्जाम, वैसा ही है। फिर आपको कुछ सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, तो आप उसमें से अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। 2 या 3 सब्जेक्ट छांटने होते हैं, 1-2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। अच्छा पेपर होएगा, मेरे हिसाब में 700 800 900 नंबर का ऐसा पेपर होएगा, 2-3 पार्ट में इंटरव्यू भी होएगा। लेकिन भाई वो जॉब अगर मिल गई तो बल्ले बल्ले ही है तुम्हारी, सच में ही बल्ले बल्ले है। लाइफ में पैसे के लिए तुम्हें नहीं सोचना, पावर तुम्हें अच्छी मिलेगी, रिस्पेक्टफुल लाइफ जियोगे, पीस मिलेगा, छुट्टियां मिलेंगी, और सच में लोग सैल्यूट करेंगे आपको। वो सैल्यूट मिलने वाली जॉब है, ऐसी जॉब्स हैं वो। तो ऐसी वैकेंसीज बीच बीच में रैंडम आती रहती है, तो उनका लाभ जरूर उठाया जाए, जरूर। जो लग जाए वो मेरे को जरूर याद रखना कि इसी ने ज्ञान दिया था उस दिन। तो देख लेना भाई, तैयारी कर लेना, अच्छी पोस्ट है। 41 पढ़ो जल्दी से, 41। The poet and writer are present in the ceremony. The poet and writer are present. आर्टिकल कितनी बार है? तो बंदे भी कितने? एक, यानी जो पोइट है वही क्या है? राइटर। सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी? सिंगुलर। तो लिख दो भाई, द पोइट एंड राइटर इज प्रेजेंट इन द सेरेमनी। क्लियर? अगला लिखना, द कैप्टन एंड प्लेयर इज प्लेइंग इन द फील्ड। द कैप्टन एंड प्लेयर इज प्लेइंग इन द फील्ड। सही है क्या? पक्की बात है? एक बंदा खेल सकता है क्या अकेला फील्ड में? क्रिकेट में होते हैं वैसे कैप्टन और प्लेयर, कि विराट कोहली कैप्टन है, विराट कोहली प्लेयर है। एक बार विराट कोहली बॉल फेंक रहा है, फिर शॉट मार रहा है, फिर कैच पकड़ रहा है, फिर डीआरएस भी ले रहा है हाथ उठा के। क्या? तो फिर एक बंदा कैप्टन और प्लेयर अकेला भी खेल सकता है क्या? कैप्टन कौन सी टीम, कौन से गेम में होता है? जिसमें जनरली क्या होते हैं? प्लेयर्स होते हैं। कैप्टन कौन से गेम में होगा? जिसमें जनरली क्या होते हैं? प्लेयर्स होते हैं। अगर प्लेयर्स होते हैं, इसका मीनिंग है उस गेम को खेलने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए अपने को? 2 लोग चाहिए। तो ग्रामर के हिसाब से देखें तो, सिंपल बात देखें तो ठीक था, कैप्टन एंड प्लेयर हो सकता है जो कैप्टन और प्लेयर है वही फील्ड में खेल रहा हो। लेकिन अगर जनरल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बंदे कितने होने चाहिए? 2 बंदे। तो फिर या तो यूं सही किया जा सकता था, द कैप्टन एंड द प्लेयर आर प्लेइंग इन द फील्ड। लेकिन मैंने एक बात समझानी है, मैंने ये बात समझानी है, जब आर्टिकल चेंज हो जाएगा तो सेंटेंस की क्या चेंज हो जाएगी? सेंस चेंज हो जाएगी। मान लो यार रोहित शर्मा है अब अपनी इंडियन टीम का फिलहाल कैप्टन, तो रोहित शर्मा के ड्रेसिंग रूम में सारे प्लेयर्स बैठे हैं, तो कोई बंदा आया कहता भाई तुम्हारा कैप्टन, तुम्हारा रोहित शर्मा नाम का प्लेयर कहाँ है? तो उस बंदे को जवाब मिला, कहते भाई द कैप्टन एंड प्लेयर। वो प्लेयर नहीं है खाली, वो टीम का क्या है? कैप्टन भी है, और वो खेल रहा है अभी, तो वो क्रिकेट खेलने गया हुआ है। उस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस क्या है? सही भी है।
क्वेश्चन डाल रहा है इसलिए गया ताकि समझ में आ जाए, जैसे आर्टिकल बदलेगा सेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ज़्यादा अच्छी चॉइस इसमें यही बनेगी, अगर कैप्टन है मतलब टीम गेम ऐसा है जिसमें 2 बंदे इन्वॉल्व चाहिए, तो फिर ज़्यादा अच्छा यही है, द कैप्टन एंड द प्लेयर आर प्लेइंग इन द फील्ड। 2 बना लो इसको, ज़्यादा अच्छा यही है। सही वो भी एक कॉन्टेक्स्ट है, सही ये भी है, सही ये भी। एग्जाम में आ गया तो नो एरर कराइयो, इंप्रूवमेंट में आ जाए तो वो छांट लियो। A bodybuilder and A actor are fighting in the arena. A actor या an actor? An actor, शाबाश। कॉन्सोनेंट और वोवल देखो कैसे छूट गया तुमसे, एक बार छूट जाता है। A phone and a tablet is craved for by every student. crave क्या होता है? crave इच्छा होना, लालसा होना। कई बार अपना मन नहीं करता यार आज तो पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, तो वो क्रेविंग्स होती है अपने को खाने पीने की भी। तो ये कह रहा है एक फोन और टैबलेट इज क्रेव्ड। फोन होता है वही टैबलेट होता है ना, 2 चीजें हैं क्या? यस सर। ए फोन एंड ए टैबलेट, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी? प्लूरल। ए फोन एंड ए टैबलेट आर क्रेव्ड फॉर बाय एवरी स्टूडेंट। ए नोटबुक एंड बुक आर ऑन द टेबल। जो नोटबुक है वही बुक है, नोटबुक अलग है और बुक अलग है, तो ए नोटबुक एंड ए बुक आर ऑन द टेबल। हो जाएगा बच्चों। मील के नेम के साथ, जैसे मैंने बोला ब्रेकफास्ट, जैसे मैंने बोला लंच, जैसे मैंने बोला डिनर, तो मील के नेम के साथ जनरली तो आर्टिकल, मील के नेम के साथ जनरली तो आर्टिकल नहीं आता। मैं लंच कर रहा हूं, मेरे पास किसी का फोन आया तो मैंने बोला बाद में कॉल करूंगा, आई एम हैविंग लंच राइट नाउ, तो कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर मील हो कोई स्पेशल, मील कैसी हो, कोई स्पेशल मील हो, तो उसके साथ में आर्टिकल आ सकता है, बल्कि आएगा ही। मान लो मेरे को आज डिनर पे जाना हो और मेरे को अनिल विज ने बुला रखा हो, कहे अगला मुख्यमंत्री तू ही है, तो वो डिनर मेरे लिए कैसा है? बहुत स्पेशल है। तो मैं कह रहा हूं आज तो वो डिनर है मेरा, तो मुझे क्या लगाना चाहिए? दा लगाना चाहिए। तो यहां देखो, अगर किसी मील का नाम है, अगर किसी, बातें नहीं भाई, मील का नाम है, तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में, तो जनरल अगर बात की जा रही है तो फिर तो कोई भी आर्टिकल नहीं चाहिए। अगर मील जनरल हो, लंच कर रहा हूं, डिनर पे आज हम बाहर जा रहे हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं चाहिए। लेकिन अगर पर्टिकुलर किया जाए किसी मील को, मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है और उसके साथ मैं आज होटल में जा रहा हूं और वही मेरे को आज डिनर करवा रहा है, तो वो डिनर अब कैसा है मेरे लिए? पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, तो फिर इसके साथ आर्टिकल आ सकता है जब मील आपकी कैसी हो? स्पेसिफाइड हो, स्पेसिफिक हो। तो भाई कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। वो जमाना गया कि लंच देखा, लंच के साथ नहीं आता, काट दिया, वाह ऐसे टाइम बचता है पेपर में ना। कॉन्टेक्स्ट पकड़ना पड़ेगा। एक वर्ड और होता है, लंच तो तुमने सुना ही है, ब्रंच भी होता है। ब्रंच क्या होता है? ब्रेकफास्ट प्लस लंच, यानी ब्रेकफास्ट नहीं किया और लंच नहीं, सीधा ही एक बार में ही हैवी डोज खा ली, वो क्या है? ब्रंच। खराब आदत है वैसे वो, अलग अलग मील्स अलग अलग टाइम पे लेनी चाहिए। एक वर्ड और होता है लंचन। लांछन नहीं है, लंचन। लंचन ये क्या होता है? लंचन गैस तो करो, लंच साफ साफ दिख रहा है, तुक्का ही नहीं मार रहे। लंच और डिनर का मिक्सचर लंचन होता है जब कोई ऑफिशियल मीटिंग हो, आप कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए गए, 4 घंटे 5 घंटे का सेमिनार था और उसमें 20 मिनट आपके लंच के लिए भी रखी हुई थी उन्होंने। यानी किसी पर्टिकुलर मीटिंग में जो टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है ना लंच के लिए, उसको अब पर्टिकुलर लंच ना कह के उसको क्या बोल दिया जाता है? लंचन। बड़ी कंपनीज में होता है, अलग अलग कंपनीज सेमिनार करती हैं तो एम्प्लॉयज़ जाते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं IELTS-PT के सेमिनार में, मैं, कुलदीप सर, अंकित सर। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे 8 घंटे का सेमिनार है तो 4 घंटे पहले प्रेजेंटेशन होगी, बीच में 20 मिनट का एक टी ब्रेक दे दिया, फिर 40 मिनट का एक लंच ब्रेक मिला। अब वो हमारा एज यूजुअल लंच वानी होता, आज उस मीटिंग में उन्होंने हमें एक विंडो दी है, किस विंडो में हम लंच करेंगे, तो वो उस विंडो को भी क्या कहा गया? उस लंच पीरियड को भी लंचन, ऐसे यूज होता है। स्पोकन इंग्लिश में यूज हो जाता है ये। ठीक है, आ जाओ छांट लो। हाँ जी सर, पूछ ले।
तो लगा सकता है। अगर मील स्पेशल है, तू बता रहा है, तो दा आ सकता है। मैं बताता हूँ, सेमिनार में आप सेमिनार अटेंड करने गए हैं, तो सेमिनार कोई और दे रहा है, लेकिन सेमिनार की स्पेशल बात यह है कि मशहूर हरियाणवी सिंगर केडी आएगा लंच के टाइम, और केडी भी हमारे साथ में लंच करेगा, इसीलिए सेमिनार में आप जा रहे हैं। नहीं, सेमिनार में इंटरेस्ट था ही नहीं। अब वो लंच क्या हो गया तेरे लिए? स्पेशल। अब दा आ सकता है। लंचन के साथ आर्टिकल वाली कोई गेम नहीं है, ये तो एक नॉर्मल वोकेबलरी है जो मैंने बता दी तुमको स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ना, टुडे आई एम गोइंग टू हैव लंच विद माय बेस्ट फ्रेंड। जनरल लगाना चाहिए। तू लंच हर रोज जाता है, इस बार बस साथ में तेरा क्या है, एक बेस्ट फ्रेंड भी है। तुमने डिसाइड किया है, पहले ही तुमने डिसाइड कर लिया था कि आज लजीज होटल में लंच करेंगे, एक यार दोस्त की नौकरी लगी है। अब तेरे लिए कैसा लंच है? स्पेशल। तूने मम्मी को बोला, मम्मी ने कोई काम दे दिया, तूने कहा मम्मी अभी नहीं, शाम को करेंगे, मैं लेट हो रहा हूँ, आज वही वाला लंच है, सारे दोस्त आ रखे हमारे। अब क्या है वो तेरे लिए? स्पेशल लंच है। तो फिर स्पेशल है, कोई फेमस व्यक्ति है, हाँ तो फिर स्पेशल लंच है, क्योंकि वो व्यक्ति तो अपने आप में स्पेशल है। बेस्ट फ्रेंड के साथ तो और भी कई बार लंच करते हैं आप, तो फिर वो जनरल केस माना जाता है। आइए आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस ही हैं, तो दा लगा दे, तो पक्का है। हाँ, जरूरत क्या है, गिन थोड़ी सकता है उसको। सिखाऊंगा अभी, सिखाऊंगा अभी। फ्रूट पूछ रहा है ना, फ्रूट आ गया इसमें, अभी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, 46, डिड यू हैव ए ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग? ब्रेकफास्ट क्या है? मील। मील के साथ आर्टिकल आता है क्या जनरली? ना जी, काट दो। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग? आई विल हैव फ्रूट फॉर ए लंच। फ्रूट कॉमन नाउन है क्या? फ्रूट का प्लूरल भी बनता है क्या? क्या? उसका मीनिंग होता है रिजल्ट्स। फ्रूट का प्लूरल नहीं बनता, यानी फ्रूट भाई साहब अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल की ना सिंगुलर ना प्लूरल, तो उसके साथ तो आर्टिकल लगा ही नहीं सकता। जुर्त क्या है? जुर्त क्या है? तभी तो यार डजन एक क्वांटिटी बनाई, उसने ये थोड़ी कहा फ्रूट अगर होता तो सीधा गिनते, एक फ्रूट दो फ्रूट, उन्होंने अलग अलग क्वांटिटीज बनाई। केले के लिए डजन बना दी, एप्पल्स के लिए उन्होंने वेट की क्वांटिटीज बना दी। तो ये पता लगना चाहिए, जिनका वेट मेजर किया जा सकता है कॉमन नाउन ना होकर जनरली मटेरियल नाउन होती है। हालांकि तो सारे नाउन एक दूसरे से ही निकले, लेकिन अगर उस कॉन्टेक्स्ट से देखें तो ये मटेरियल नाउन बनना चाहिए फिर तरह। तो मैंने पढ़ा आई विल हैव फ्रूट फॉर ए लंच। ए लंच या लंच? लंच हटा दो एक को। लेट्स गो आउट फॉर ए डिनर टू नाइट। ए डिनर या डिनर? लेट्स गो आउट फॉर डिनर टू नाइट। द लंच एट मोदीज हाउस इज डिलीशियस। सही है, स्पेसिफाइड लंच है क्या? यस सर। कौन से वाले? मोदी जी के घर का लंच है। मोदी कैपिटल होना चाहिए क्या इसमें? होना तो चाहिए, नाम है तो मोदी, तो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में पंक्चुएशन के एरर्स मार्क नहीं होते, तो अब तू इसमें एरर नहीं निकाल सकता कि मोदी का एम छोटा है। पंक्चुएशन का एरर मार्क नहीं होता, वो एसएससी चेक करती थी डिस्क्रिप्टिव के अंदर। जब डिस्क्रिप्टिव होता था तब पंक्चुएशन के एरर्स चेक होते थे। डिनर दैट वाज ऑफर्ड बाय माय फ्रेंड्स वाज इंजॉयड। कौन से वाला डिनर है? जो फ्रेंड्स ने क्या दिया किया था? ऑफर किया था। तो आप लिखोगे द डिनर दैट वाज ऑफर्ड बाय माय फ्रेंड्स वाज इंजॉयड। नॉर्थ कोरिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ए बॉम्ब ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस इन द नॉर्थ कोरिया। द नॉर्थ कोरिया जरूरी है क्या? नॉर्थ कोरिया के सामने दा की आवश्यकता नहीं है। ए बॉम्ब ब्लास्ट सही है, एक धमाका हुआ है। फिर तो तुम कहोगे 10 धमाके हुए हैं। कोई भी बम धमाका हो जाए नॉर्थ कोरिया पे, अरे बिल्कुल, बॉम्ब ब्लास्ट और बॉम्ब ब्लास्ट्स काउंट भी तो होते हैं कि बम से हमले हो रहे हैं, 3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो काउंट होता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सही है। तो आई लिव इन द इंडिया, इन ए इंडिया, इन इंडिया। इंडिया यार प्रॉपर नाउन, दा की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था यूनाइटेड वालों के साथ में दा लगा लेना, तो यार इंडिया शुड टाई अप विद द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। सही है, द यूनाइटेड स्टेट।
स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर लो, वो उसने नहीं लिखा, बात वो भी सही है, स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर लो, वो तो टाइपो मान लो, वो कोई एरर नहीं है। इंडिया शुड टाई अप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि यूनाइटेड किसी ग्रुप को डिनोट करता है तो उसके साथ में दा लगाना चाहिए। द रियल नेम ऑफ आवर कंट्री इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। The real name of our country is Republic of India. The Republic of India. In today's world, the old are respected rarely. The old में कौन है? Old क्या होता है? और एडजेक्टिव का यूज करके क्या डिनोट करवा रहे हो? पूरी क्लास, पूरी कैटेगरी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम दा का यूज करते हैं, इधर आप एडजेक्टिव लगाते हैं, अब आप सीधी सीधी वर्ब लगा देते हैं, आप नाउन लगाते ही नहीं। वैसे तो यार आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए, लेकिन तुमने नाउन लगा ही नहीं रखा, तो तुम्हें यह बात पता लगनी चाहिए कि आप पूरी एक किसको डिनोट कर रहे हो? क्लास को। द पुअर में पूरी दुनिया के पुअर आ गए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सब जगह के पुअर आ गए। द ब्लाइंड में सारे संसार के नेत्रहीन लोग, ब्लाइंड लोग आ गए। तो भाई द एडजेक्टिव लागे कई बार पूरी क्लास को डिनोट किया जाता है, तो जब पूरी क्लास दिखा दी तो अपने आप में ही क्या हो गया? प्लूरल। तो देखना क्या गलती कर रहा है नादान परिंदा। द ब्लाइंड इज टू बी हेल्प्ड या द ब्लाइंड आर टू बी हेल्प्ड? आर टू बी हेल्प्ड। इसको काट दो बच्चों, आर लगा दो। अगला, द इंग्लिश ऑफ सतपाल इज एडमायरेबल। इंग्लिश दानी आएगा, क्यों? लैंग्वेज के, हाँ बोल बोल, लैंग्वेज के भाई लैंग्वेज के साथ में वैसे तो द आर्टिकल नहीं आता। किसकी इंग्लिश है? मेरी, तुम्हारी, किसकी? सतपाल की। क्या इंग्लिश यहां जनरल है, पर्टिकुलर है? पर्टिकुलर। इंग्लिश सभी की एक जैसी है। यहां इंग्लिश सतपाल ने कोई अलग इंग्लिश नहीं बनाई। यहां मैसेज क्या डिनोट किया जा रहा है? सतपाल की कमांड ओवर द लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है ना, वो जनरल ना रह के क्या बन गई? पर्टिकुलर बन गई। इस कॉन्टेक्स्ट में दा आएगा। अब कह दो सतपाल इज लर्निंग द इंग्लिश, अब गलत है, क्योंकि अब सतपाल कोई अपनी अलग इंग्लिश नहीं सीख रहा, जो इंग्लिश है वही इंग्लिश है। तो अब तो आना चाहिए सतपाल इज लर्निंग इंग्लिश। लेकिन आपने बोला यार सतपाल की अंग्रेजी सुन लो भाई, गजब है इसकी अंग्रेजी। तो अब इंग्लिश जनरल ना रह के क्या बनाई गई है? पर्टिकुलर। तो भाई साहब बिल्कुल दा आएगा, द इंग्लिश ऑफ सतपाल इज एडमायरेबल, नो एरर, जमा सही। यहां पे भाई वो दा प्लस लैंग्वेज नेशनैलिटी को शो करता है, लेकिन उसका ये मीनिंग थोड़े कि हर बार नेशनैलिटी ही हो। यहां तो तेरे को पता लग गया ना, गोरों की बात ही नहीं हो रही, सतपाल की कमांड की बात हो रही है लैंग्वेज के ऊपर। तो अब नेशनैलिटी कैसे है? अगले सेंटेंस में नेशनैलिटी भी बनेगा, अब तो नेशनैलिटी नहीं है। तो द इंग्लिश ऑफ सतपाल इज एडमायरेबल, नो एरर। यहां इंग्लिश पर्टिकुलर है, किसकी इंग्लिश है? सतपाल की इंग्लिश है। अगर मैं कह दूं द इंग्लिश इज एडमायरेबल तो गलत है, क्योंकि अब हम एक जनरल लैंग्वेज की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो द हटना चाहिए। कैन यू स्पीक द इंग्लिश, पहले पीछे क्वेश्चन मार्क लगा लो। कैन यू स्पीक द इंग्लिश, द आएगा क्या? लैंग्वेज की बात हो रही है, काट दो। कैन यू स्पीक इंग्लिश? द चाइनीज स्पीक्स द चाइनीज। सुनो, द चाइनीज स्पीक्स द चाइनीज एंड ईट्स द चाइनीज। हाँ जी, द चाइनीज स्पीक्स द चाइनीज। स्पीक कौन करेगा? कोई पर्सन या लैंग्वेज? पर्सन। तो अपने को पता लगा स्पीक से पहले जो द चाइनीज है ना, वो किसको डिनोट कर रहा है? नेशनैलिटी को, नागरिकता को। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो नागरिकता भी है। हिंदी भी एक नागरिकता है ना, मैं हिंदी हूं, नहीं है, हिंदी कोई नागरिकता नहीं, हिंदी सिर्फ क्या है? लैंग्वेज है। संस्कृत भी एक नागरिकता है क्या? फ्रेंच है। रशियन है। तो चाइनीज है। तो भाई साहब सेम वे में इंग्लिश भी एक लैंग्वेज भी है और एक क्या है? नेशनैलिटी भी है। ठीक है, तो आ जाओ। द चाइनीज यहां पे शो कर रहा है किसको?
नेशनैलिटी पर्सन को, बिल्कुल सही है। द चाइनीज स्पीक्स द चाइनीज। पहली बात, द चाइनीज एक ही है या कई सारे हैं? पूरी कम्युनिटी को प्लूरल की तरह ट्रीट होना चाहिए क्या? यस सर। तो द चाइनीज स्पीक, आगे वाला दा भी काट दो, क्योंकि लास्ट वाली जो चाइनीज है वो क्या है? लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जनरल है पर्टिकुलर है? जनरल है भाई, तो दा क्यों लगाया? द चाइनीज स्पीक इन द चाइनीज स्पीक चाइनीज एंड ईट चाइनीज। वो तो एम ही बोल दिया भाई मैंने, वो चाइनीज फूड है ना, उसके साथ क्यों आएगा दा? वो फिर वो तो गलती है, चाइनीज फूड आना चाहिए फिर वहां पे, क्योंकि चाइनीज तो फिर कुछ भी हो सकता है, चाइनीज फूड हो सकता है, चाइनीज आइटम हो सकता है, चाइनीज डिजाइन्स हो सकते हैं, तो फिर तो फूड भी लगाना पड़ेगा उसके साथ। कौन सा था? 60। आई हैव बोथ ए हिंदी एंड इंग्लिश डिक्शनरी। आई हैव बोथ ए हिंदी एंड इंग्लिश डिक्शनरी। कितनी डिक्शनरी है? तुम्हें कैसे पता भाई? डिक्शनरी कितनी है पहले तो ये बताओ। दो। कैसे पता लग रहा है? बोथ को देख के पता लग रहा है भाई, डिक्शनरी तो है दो। आर्टिकल कितनी बार? एक बार आर्टिकल। तो चीज वैसे कितनी होनी चाहिए? एक, लेकिन होनी क्या? तो फिर बोथ कैसे हो जाएगा? कॉमन निकाल लिया तो फिर तो मीनिंग निकलेगा मेरे पास एक ऐसी डिक्शनरी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी में मीनिंग बताती है और इंग्लिश में भी मीनिंग बताती है। लेकिन ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है कि भाई दो डिक्शनरी है, एक हिंदी की है और एक इंग्लिश की है। आर्टिकल एक बार लगा रखा है, चीजें दो दिखानी है, तो आर्टिकल कितनी बार? दो बार। तो ए इंग्लिश या एन इंग्लिश? एन इंग्लिश। हाँ, कॉमन इसलिए भी नहीं निकल सकता, और सबसे बड़ी बात है भाई बोथ है। अगर मान ले वो केस होता तो भी कॉमन निकाल लेता मैं, तो भी कॉमन निकलाता, लेकिन है दो, बोथ नहीं होता तो बात हो जाती है दो। करो एक बार 61 से लेके आगे के क्वेश्चंस करो। आज नहीं है, इवनिंग में नहीं है क्लास, मंडे को है। कौन से क्वेश्चन पे थे भाई आपा? डज द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश? सही तो है। लास्ट वाले में क्या नहीं आएगा? दा नहीं आएगा, ठीक है। और देखो जो ऊपर था ना, अपन ने एक वो लिखा था द चाइनीज स्पीक्स द चाइनीज, मैंने यहां स्पीक करवाया, यहां स्पीक्स भी ठीक है, स्पीक्स इसलिए ठीक है। अब वो उस चाइनीज को पूरी क्या दिखा रहा है? कम्युनिटी दिखा रहा है, एक नेशनलिटी दिखा रहा है, तो स्पीक्स भी ठीक है। और स्पीक करते तो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते। अब जैसे 61 में है, द इंग्लिश नेशनलिटी को शो कर रहा है, लेकिन इसने भी इसको एक कम्युनिटी दिखाया, तो इसको कैसा ट्रीट किया? सिंगुलर, इसीलिए इसने क्या लगाया इसके सामने? डज स्पीक। दूसरे वाले द इंग्लिश में से क्या काट देना है? दा। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाला दा इंग्लिश है वो क्या है आपकी? बोलो जल्दी। नेशनलिटी नहीं है क्या? अरे नेशनलिटी तो आगे वाला है। दोबारा पूछ। स्पीक्स भी ठीक है। अगर खाली स्पीक्स लगा रहा है तो द चाइनीज को एक कम्युनिटी दिखा दिया तूने, कम्युनिटी दिखा दिया तो कम्युनिटी को सिंगुलर नाउन दिखा दिया तो भी ठीक है। और मैं ये बताना चाहता था, अगर स्पीक दे देता मैं तब भी इसको ठीक मान लेता, क्योंकि फिर मैं द चाइनीज को यहाँ पीपल दिखा देता तो मैं उसको प्लूरल ट्रीट कर लेता। ये फंडा था। एरर तो दा पे ही बनेगा, इस पे सिंगुलर प्लूरल का बना नहीं। वो तो मैंने एडजेक्टिव वाले में पढ़ाया था अभी पीछे, तो फिर मैंने साथ में लिंक करके बताने के लिए छेड़ दिया। हाँ, और प्रेफरेबल है कि सिंगुलर ही लगा, क्योंकि फिर तू सबको एक दिखा रहा है कि सारे जुड़े हुए हैं एक भाषा से, तो प्रेफरेबल है कि सिंगुलर ही लगा। फिर 62वां, ऑन मंडेज फॉर प्रेयर। द टेम्पल में क्या गलती है? जिस पर्पज के लिए वो बना उसी के लिए यूज, तो दा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वी गो टू टेम्पल ऑन मंडेज फॉर प्रेयर। मंडेज सही है क्या? फिर तो संडेज भी कहोगे, जनवरीज भी कहोगे, ठीक है क्या? मंडेज क्या मीनिंग है? एवरी मंडे। सही है, मंडेज का मीनिंग है एवरी मंडे। 63, आई गो टू द बेड टू स्लीप।
टू स्लीप, आई गो टू द बेड टू स्लीप, दा नहीं आएगा। बेड कैसा नाउन है? कॉमन नाउन, सिंगुलर फॉर्म विदाउट आर्टिकल, नहीं आता। लेकिन फिर दा क्यों लगा रखा है? हटा दूं? फिर तो मैं कहूंगा कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म आर्टिकल के बिना तो आता ही नहीं। अच्छा, ये क्या बात हुई भाई? बहन भाई हम अक्सर एक बेड पे ही सोते हैं, जब बहन आती है बातें करेंगे आज। अरे बेड पे एक ऑब्वियस सी बात है कि अपने ही बेड पे सोओगे। ऐसा थोड़ी है मेरे को नींद आई और मैंने पड़ोस में रोहतास का गेट बजाया, बेड खाली कर भाई मैं सोऊंगा। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज कर लिया जाता है। जैसे एक मैंने नहीं पढ़ाया था, मॉम के सामने माय मॉम लगाता तो अच्छा था, लेकिन माय नहीं लगाया तो भी मीनिंग कन्वे हो गया, खुद की मम्मी होगी। मॉम गिव्स मी एन एप्पल वाला एक सेंटेंस था। तो भाई साहब ये भी फ्रेज के तौर पे इसके लिए यूज होता है, गो टू बेड। आपको पता है आप उसी बेड पे जाओगे जहां आप सोते हो, वो पर्टिकुलर ही है, तो उसके सामने दाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, काट दो। तो इसने बोला आई गो टू बेड टू स्लीप। 64 he was sent to prison after conviction। दा प्रिजन नहीं आएगा क्या? 64 में दा प्रिजन नहीं आएगा क्या? सोच लो। क्यों आएगा नलायकों? कह तो रहा है आफ्टर कन्विक्शन, दोष साबित हो जाने के बाद उसे कहां भेज दिया गया? जेल में। he was sent to prison after conviction। he went to the school to play। स्कूल का पहला पर्पस क्या है? पहला पर्पस क्या है? एजुकेशन। छोटे बच्चे को भी अगर आप स्कूल भेजते हैं ना, तो ये बताया जाता है भाई 5-4 घंटे इसको रखेंगे तो 1.5-2 घंटे इसको पढ़ाएंगे भी, और फिर इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा खिलाएंगे भी। खाली खेलने के लिए नहीं भेजते। तो जिस पर्पस के लिए बिल्डिंग बनी, पर्पस चेंज हो रहा है क्या? तो पर्पस चेंज हो रहा है तो दा आ सकता है क्या? यस सर, सही है जमा। ही वेंट टू द स्कूल टू प्ले, क्योंकि पर्पस चेंज हो गया। लेकिन अगर टू स्टडी कर देता तो दा आता क्या? तो नहीं आता। तो सिंपल आता ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन। मैन के आगे से ए हटा दो, ए हटेगा। ये तुम बताओ हटेगा क्यों? मैन के आगे से ए हटेगा, ये तुम बताओ हटेगा क्यों? सारे आगे, उसमें मैन काइंड आगे। और एक बार 67 पढ़ना, पता नहीं एक्सप्लेनेशन सही है तुम्हारी, अभी बात करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, इसमें भी सारे आगे उस टाइप के। भाई साहब आर्टिकल क्यों लगाते हैं आप? आर्टिकल क्यों लगाते हैं? नाउन को आइडेंटिफाई। तो यार काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, अपने आप ही किसकी टाइप काइंड बताते हैं? नाउन की। तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, अपने आप ही नाउन को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। तो लिख लो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद जो नाउन आए वो बिना ही आर्टिकल आए, क्योंकि ये अपने आप ही अपने आप ही आइडेंटिफाई करते हैं वर्ड सी नाउन को। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद जो नाउन सिंगुलर फॉर्म में आता है वो बिना आर्टिकल के ही आ जाता है, जरूरत ही नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने की। ठीक है क्या? क्योंकि यार काइंड, टाइप अपने आप नाउन को डिटरमाइन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो दोबारा आर्टिकल लगा के उसको आइडेंटिफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 66 में ए मैन की बजाय क्या आएगा? मैन, ए को हटा दो। और 67 में व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, कोई आर्टिकल नहीं लगाया इसने, बिल्कुल ओके है, आर्टिकल आना ही नहीं। आई हैव गॉट ए हेडेक, ना दा क्यों आएगा? जब तू एक टाइप की बात कर रहा है तो फिर तो तू एक क्लास ही उसकी अलग कर रहा है, तो दा लगाने की जरूरत क्या है? सिंगुलर फॉर्म में जरूरत ही नहीं है। 68 में आई हैव गोट ए हेडेक, सर दर्द को गिनते ही आप कि एक सर दर्द हो रहा है आज, नहीं गिनते? तो ए नहीं आएगा, ए तो आएगा, क्योंकि भाई यूज किया जाता है फ्रेज में। आई हैव गोट ए हेडेक, इट हैज़ बिकम ए हेडेक फॉर मी, यूज किया जाता है। तो कुछ फ्रेजेज हैं जिनके अंदर हिसाब से काउंटेबल अनकाउंटेबल पे चलें तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाता है। जैसे कहते हैं आई ऑलवेज गो फॉर ए वॉक, वॉक को गिन सकते हो क्या?
छोटा सा चक्कर भी वॉक है, बड़ा चक्कर मारा वो भी क्या है, वॉक है, फिर भी फ्रेज उसके सामने क्या लगा जाता है, गो फॉर ए वॉक। तो इसी प्रकार से ए हेडेक यूज हो जाता है, नोवेयर लिख लेना, फ्रेज है, बता रहा हूं फ्रेज है, आम बोल चाल में यूज होता है इसीलिए यूज कर रहा है। काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, तो बोलते बोलते इतना कॉमन हो गया कि यूज किया जाता है, कोई झमेला ही नहीं है। तो फिर आम बोलचाल की भाषा से अलग हो गया, ग्रामर तो कहती है हटाना चाहिए था, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जो एक्सेप्टेड है वो एक्सेप्टेड है यहाँ पे। ये तो कुछ ऐसे फ्रेज हैं जो एक्सेप्टेड ही हैं, तो निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा, लगाना पड़ेगा, आई हैव गॉट ए हेडेक। हाँ, मेक अ नॉइस यही टाइप है। नॉइस को गिन थोड़ी सकते हैं आपा, अनकाउंटेबल, लेकिन हमेशा यूज होता है डोंट मेक ए नॉइस। कोलोकेशंस बना दी साथ साथ यूज करके, तो चलने दो फिर। 69 द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग इन माई क्लास। तो फिर क्या हो गया, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, वो उसके अकॉर्डिंग कभी क्या नहीं आती, वर्ब। तो एक बात तो क्लियर है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर नहीं आ सकता, सेंटेंस का सब्जेक्ट है द नंबर इज इंक्रीजिंग, सेंटेंस का सब्जेक्ट है द नंबर इज इंक्रीजिंग। समझ में आई मेरी बात, क्या कहा मैंने, नहीं आई। प्रेपोजिशन के बाद क्या आया करता है, ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ऑफ स्टूडेंट्स की तो गेम ही खत्म होगी, तो सब्जेक्ट बनेगा कौन, खाली नंबर। नंबर कैसा है, सिंगुलर, तो इज तो जमा सही है। लेकिन यार ये स्टूडेंट्स के सामने दा क्यों लगा रहा है, होशियार स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, नालायक स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, मोटे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, पतले स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स की कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नो सर। तो द स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग इन माई क्लास। क्लियर है। 670 ए अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। दा तो एक पर्टिकुलर हो गया कि वही वाला पक्षी, ये एक जनरल पक्षी है। एन अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, अर्ली, अर्ली कैसी साउंड, वोवल, तो फिर क्या लगाना चाहिए, एन। मीनिंग क्या होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूं, मैंने भी एंग्री बर्ड ही सुना है आज तक। सुबह उठने वाले, जल्दी उठने वाले को कीड़े मकोड़े मिलते हैं। अरे भाई साहब, पक्षी क्या खाता है, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े रात को बिलों से निकलते हैं, तो जब तक सूरज नहीं निकलता, आपने देखा होगा सुबह सुबह बहुत सारे पक्षी उड़ रहे जाते होते हैं, सुबह सुबह वो अपना नाश्ता ही लेने जा रहे होते हैं, तो वो उन कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। तुम्हारे जैसा पक्षी संडे मना के उठा 12 बजे, उड़ गया, उड़ाक मार गया, कुछ नहीं मिला उसको, सारे बिल में थे। तो इसका मेन यूज ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज को जल्दी शुरू कर देते हो ना, तो आपको उस चीज का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है ना। भाई मान लो आज की डेट में ना सोलर का काम चल रहा है, लोग अपने ट्यूबवेल पे सोलर पैनल लगा रहे हैं, लोग घरों में सोलर पैनल लगा रहे हैं, साथ ही साथ लोग ई रिक्शाज पे सोलर पैनल, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक स्कूटीज को, तो सोलर पैनल का जबरदस्त काम चल रहा है। तो मेरा एक फ्रेंड था, हमारी जैसे ही ग्रेजुएशन हुई 2016 में, तो उसने कहा बिजनेस करते हैं, आजा मेरे साथ आजा। मैं कहा ना, तैयारी त्यूरी करा करेंगे, बिजनेस में कुछ नहीं रखा, इतने पैसे भी नहीं है। उसने उस टाइम पे सोलर का काम कर लिया, उसने उस टाइम पे सोलर का काम कर लिया, पिछले 2 साल में उसने 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमा लिए। क्योंकि अब जब किसी को सोलर लगाना है, वो सर्च करता है तो उसकी कंपनी सामने निकल के आ रही है, उस एरिया में कोई और काम कर ही नहीं रहा, उसकी रेफरेंस है, उसका काम चल रहा है, तो उसकी सेलिंग हो रही है, तो उसका बिजनेस चल रहा है। अब उसकी देख देख में कईयों ने शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी आज की डेट में सबसे ज़्यादा कस्टमर्स किसके हैं, उसी के हैं, क्योंकि उसने इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया। तो वही बंदा पैसे कमाता है। तो ये वही दिखा रहा है, जो बंदा जल्दी शुरुआत कर देता है ना किसी चीज की, उसको उस चीज का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता ही मिलता है ना। यार ऐसे नहीं लगा सकता। एन अर्ली बर्ड ये फ्रेज की तरह यूज किया जा सकता है। एन अर्ली बर्ड होता है जो सुबह जल्दी उठता है, तो ये एक फ्रेज है, बीइंग एन अर्ली बर्ड, आई वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। अब तू अर्ली को अलग अलग नाउन के साथ पिट नहीं कर सकता यहाँ, है लेकिन यूं फिट नहीं कर सकता ना। फ्रेज का मीनिंग क्या है, बीइंग एन अर्ली बर्ड,
हम यूज करते हैं बीइंग एन अर्ली बर्ड आई वेक अप एट 4 इन द मॉर्निंग। एन अर्ली बर्ड का मीनिंग होता है जल्दी सुबह उठने वाला, जब पर्सन के लिए यूज कर लिया। जब तू इस प्रोवर्ब में यूज करता है तो उसका मीनिंग है किसी काम को जल्दी से स्टार्ट करने वाला, जल्दी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाला। कैसे करके बता। तो वो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं, फिर मैन के लिए मीनिंग कन्वे होता है कि जो सुबह जल्दी उठता है, यूज हो जाता है एन अर्ली बर्ड। अब यूं नहीं है एन अर्ली मैन, मैन करेगा तो गलत है, वो कॉमन लैंग्वेज में यूज ही नहीं है, तो वो इनकरेक्ट यूसेज है। ठीक है, जैसे होता है, अब एक फ्रेज है, ये स्पोकन इंग्लिश के फ्रेजेस, एक फ्रेज है सोशल बटरफ्लाई। सोशल बटरफ्लाई वो व्यक्ति है जो सामाजिक है, जिसको दूसरे लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। अब तू इसको चेंज नहीं कर सकता सोशल इंसेक्ट्स, सोशल पैरट्स ना, गलत हो जाएगा। जो स्पोकन इंग्लिश में फ्रेज बना वो तो बना। अपन नई इडियम प्रोवर्ब्स बना सकते हैं क्या खुद की? तो अपन नए फ्रेजेस भी खुद के नहीं बना सकते, तो लैंग्वेज में चले आ रहे हैं उन्हीं को यूज किया जाएगा। तो भाई साहब एन अर्ली बर्ड आएगा, ए अर्ली बर्ड कहना गलत है, कैचेज द वॉर्म। 71 द पुलिस फाउंड द क्रिमिनल एट द हॉस्पिटल। द पुलिस की जरूरत है क्या? दा की जरूरत नहीं है ना, काट दो। पुलिस फाउंड द क्रिमिनल एट द हॉस्पिटल। अभी आगे पढ़ते हैं। ही हैड बीन एडमिटेड देयर फॉर लास्ट 2 वीक्स। क्या करवा रहा था वो हॉस्पिटल में? अपना इलाज। हॉस्पिटल का बेसिक पर्पज ही क्या होता है? इलाज। दा काट दो फिर। पुलिस फाउंड द क्रिमिनल एट हॉस्पिटल, ही हैड बीन एडमिटेड देयर फॉर लास्ट 2 वीक्स। ट्रेवलिंग बाय द एयर, कौन से वाली एयर है ये? दिवाली के बाद वाली या सुबह सुबह वाली? नहीं पता, दा की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रैवलिंग बाय एयर, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाया, तो इसके साथ आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। ट्रैवलिंग बाय एयर इज मच फास्टर देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस ए वीक्स इन द समर एंड वंस ए वीक इन द विंटर। कह रहे क्योंकि अब वो अपने खुद के फ्लैट में रहती है, तो अब वो खिड़कियों को साफ करती है। कहाँ की खिड़कियां? उसके घर की हैं, किसी और के घर की है? तो दा तो सही है, क्योंकि अब पता है कौन सी वाली खिड़कियां हैं, उसके खुद के फ्लैट वाली खिड़कियां हैं। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा दा समर और दा विंटर की क्या जरूरत है? सीजन्स हैं, क्लाइमेट्स हैं, दा समर दा विंटर की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट समर विंटर, दा ड्रॉप कर दो, काट दो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं पिछले साल की सर्दियां, ओहो गजब थी। अब जनरल या पर्टिकुलर? अब दा आ सकता है? आ सकता है। तो भाई साहब आर्टिकल में हमेशा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो चीज बन सकती है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया तो चीज गलत हो जाएगी। इसमें कतई रट्टाफिकेशन नहीं चल सकती। अब पूछ ले भाई। जिरंड है ना, जिरंड के सामने जुर्त क्या है? ट्रैवल वर्ब है, उसके पीछे आईएनजी लगा के है, फिर तो स्मोकिंग इज इंजीरियस या द स्मोकिंग इज इंजीरियस? स्मोकिंग। जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो जिरंड के सामने जुर्त क्या है? नाउन के सामने लगा। वो तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन दिखाने ये चीजें, तब जिरंड में तो ऐसा गेम ही नहीं है। आप पूछो सर, आप क्या कह रहे हो? Now that she is living in her own flat, she cleans the windows twice a week. ये द विंडोज वो वाली विंडोज हैं जो उसके फ्लैट की है। क्यों भाई? विंडोज तो बहुत सारी हो सकती हैं, उसके अड़ोस पड़ोस में भी विंडोज हैं। ये कौन सी विंडोज को साफ कर रही है? जो उसके फ्लैट की है। विंडोज तो पर्टिकुलर होगी। बेड वाला एक जनरल फ्रेज था भाई, बेड वाला एक जनरल फ्रेज था, गो टू बेड यूज होता था। ये क्लीन द विंडोज कोई जनरल फ्रेज है ही नहीं। और क्लीन करना है तो ऑब्वियस है, मान ले मेरे घर में भी 10 खिड़कियां हैं, तो मैं कौन सी वालियों को क्लीन करता हूँ? 10 की 10 तो नहीं करता होगा, जो डर्टी होंगी, जो सामने दिखती होंगी, उन्हीं को क्लीन करता हूँ। तो ये विंडोज तो हर हाल में पर्टिकुलर है, तो दा तो लगा इसके साथ। दिक्कत क्या है? दा समर दा विंटर की जरूरत नहीं थी, समर एंड विंटर कर दो। अगर समर विंटर स्पेसिफाइड होते तो दा लग भी सकता था। हाँ, द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू मार्क इन द इंटरव्यू। अप टू द मार्क होता है। द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क इन द इंटरव्यू। अप टू द मार्क का मीनिंग है एज पर एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड जो सेट था, जो हमें लगा था कि कैंडिडेट को इतना तो पता होगा, तो वो उसको नहीं पता था। द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क इन द
इंटरव्यू। अब पता है कैंडिडेट भी फिक्स है और इंटरव्यू भी फिक्स है, तो द इनके साथ में लगा रखा, बोल जाओ, है। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। भाई द एंड तो पता है कि मूवी का एंड है, लेकिन बिगनिंग किसका है? तारक मेहता का, कपिल शर्मा का, या मूवी का? तो जनरल या पर्टिकुलर? पर्टिकुलर, तो द लगाना चाहिए। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। अब सही है। देखो एक जगह बिगनिंग लगा रखा है, एक जगह टू द एंड लगा रखा है। बिगनिंग आप स्पेसिफाई कर रहे हैं मूवी की, किस चीज की बिगनिंग? मूवी की बिगनिंग, तो दा लगा दिया इसने। तो बिगनिंग के सामने दा चिपकाना है, इसने दा नहीं चिपका रखा, ये किया है। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, ये होना चाहिए। फ्रेंड ने धक्का दिया कि इस मूवी को तू पक्का देखियो, अब फिक्स मूवी है, कोई भी मूवी नहीं। उसने ये नहीं कहा तू जो भी मूवी देखी उसको शुरू से लेकर अंत तक देखो, उसने कहा इस मूवी को पक्का देखियो। वैसे तो सी की बजाय भी वॉच ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब वर्ब्स के तो एरर है नहीं भाई, तो ठीक है। द बेबी वॉज लेफ्ट इन चार्ज एन एल्डरली लेडी। एल्डरली की साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट वोवल? कॉन्सोनेंट या वोवल? वोवल, तो एन तो ठीक है, लेकिन चार्ज कैसा नाउन है? कॉमन। अरे जो कुछ हो, आना क्या चाहिए इसके सामने? दा। किसका चार्ज है? उस एल्डर लेडी का चार्ज है। यहाँ चार्ज का मीनिंग है कस्टडी, उसकी देख रेख में मैं छोड़ के गया। तो भाई किसके चार्ज में छोड़ गया? इस बूढ़ी महिला के चार्ज में छोड़ के गया, तो दा चिपकाओ। द बेबी वॉज लेफ्ट इन द चार्ज। वैसे ऑफ एन एल्डरली लेडी आता, ऑफ भी मेरे को लग रहा है टाइपिंग की मिस्टेक से हट गया, ऑफ लगाना चाहिए। द बेबी वॉज लेफ्ट इन द चार्ज ऑफ एन एल्डरली लेडी। 77, रिमेंबर दैट यू आर ए पार्ट, आप एक हिस्सा हो। रिमेंबर दैट यू आर ए पार्ट ऑफ ए टीम। पार्ट भाई कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो जब टीम ही आपकी ए टीम है, टीम ही आपकी जनरल है, तो फिर आप पार्ट भी क्या हो? जनरल ही हो। तो दोनों के सामने, पार्ट के सामने ए लगा लो। रिमेंबर दैट यू आर ए पार्ट ऑफ ए टीम एंड योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द स्पोर्ट you are able to give and get from your other team members। पार्ट के सामने ए लगा लो, कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म, विदाउट आर्टिकल नहीं लगाना था। रिमेंबर दैट यू आर ए पार्ट ऑफ टीम। मेरे को तो यार एक चीज में और डाउट लगा, रिमेंबर भी तो एक नाउन है, इसके सामने क्यों नहीं लगा रहा? नाउन नहीं है, क्या है? वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ सेंटेंस कैसे है आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। और नाउन बनाना होता तो नाउन क्या बनता है? रिमेम्बरेंस। दोबारा बोलो। दोबारा पूछो। दा भी आ सकता था, दा आता तो ठीक था, लेकिन ए लगाया तो गलत नहीं है। दा लगाते तब भी ठीक था। यू आर ए पार्ट ऑफ द टीम, अब तुम्हें पता है इसी टीम का पार्ट है। हो सकता है कोई भी खिलाड़ी अलग से बिहेव कर रहा हो, अब जो बंदा कह रहा है उसको नहीं पता कि तेरी कौन सी टीम है, लेकिन उसने एक जनरल सेंस में बात कही कि भाई तू एक टीम का हिस्सा है, अब तू किसी भी एक टीम का हिस्सा है। दा भी ओके है, लेकिन एक गलत नहीं है, इसलिए एक को नहीं हटा सकता मैं। हाँ जी, 69 में पूछो भैया। ए नंबर ऑफ भी ठीक होता है, द नंबर ऑफ भी ठीक होता है। ए नंबर ऑफ लगा देता, फिर इज की बजाय आर आता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है। ए नंबर ऑफ का मीनिंग होता है मैनी। सुनो मेरी बात, 69 में ए नंबर ऑफ आ जाता ना, तो ए नंबर ऑफ का मीनिंग होता है मैनी।
तो फिर तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या बन जाता, सब्जेक्ट, आर वर्ब बन जाती। तो ए नंबर ऑफ भी यूज होता है और द नंबर ऑफ भी यूज होता है। सिखाने वाली यही बात थी यहाँ पे कि द नंबर ऑफ जब यूज होता है तो देखो द एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये जो नंबर नाउन है ना, इसके अकॉर्डिंग फिर क्या आती है, वर्ब आती है, तो वो सिंगुलर आती है। ये सिखाना था। क्लियर हो गई? शीट खत्म, आर्टिकल भी हो गया खत्म। शीट से प्रैक्टिस कर लो, इनफ है। बुक से प्रैक्टिस करना चाहो, बेसिक लेवल के हो, पहली बार बैच लगा रहे हो सर का, तो फिर आप पहले प्लिंथ टू पैरामाउंट से कर लो। और अगर एक बार आपने पढ़ ली हैं चीज़ें, तो सारी कॉपी रिवाइज करने के बाद, शीट रिवाइज करने के बाद, प्लिंथ टू पैरामाउंट लगाने के बाद एसपी बख्शी से भी प्रैक्टिस की जा सकती है। बुक्स की पीडीएफ भी मिल जाती हैं और बुक्स को खरीदा भी जा सकता है। तो यार 300 400 700 रुपये बचा के अपनी गरीबी तो कम होनी नहीं, गरीबी तो अपने साथ ही है, जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक चलेगी। तो कहीं और जरूरी खर्चा काट लेना, लेकिन मेरा मानना यह है कि बुक्स को खरीद लेना चाहिए। मेरे को तो पीडीएफ निकलवा लो, लेकिन मेरे को तो फ़ोन से पढ़ने से अच्छी लगती है जब मेरे पास में मेरी बुक होती है, तो मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सुल्तान चंद वाली बिल्कुल बेसिक है। मैं अब इस टॉपिक की प्रैक्टिस बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आर्टिकल की प्रैक्टिस। इस कॉपी को पढ़ लिया, इस शीट को कर लिया, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक बार उससे ट्राई कर लोगे, प्लिंथ टू पैरामाउंट से, फटाफट एरर निकलेंगे। फिर एसपी बख्शी से ट्राई कर लेना। दोनों के सॉल्यूशंस भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। प्लिंथ टू पैरामाउंट में मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे अपने एसके क्लासी चैनल पे। एसपी बख्शी में कुलदीप सर ने पढ़ा रखा है। तो जो डाउट आए उन क्वेश्चंस के एक्सरसाइज का वहां से भी क्लियर किया जा सकता है। If you have any doubt, then you can take your doubts, otherwise you can leave. Thank you class. डाउट है तो ले लो, अदरवाइज जाओ। आज 12 बजे वाला बैच नहीं